Good morning, a very good morning to all of you, my dear lovely students. A good morning to all. Good morning, a very good morning to all of you, my dear. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो सब ठीक होगी। शुभम दिवाली, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं मेगा मैराथन ऑफ सॉइल मैकेनिक, जिसमें हम पास्ट ईयर्स में जितने भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों को करने की कोशिश करेंगे। So without any delay, let me start our class. So let's crack GATE and ESE with India's largest online live learning platform, that is Unacademy. By taking the Unacademy's, let's crack GATE and ESE with India's largest online live learning platform. By taking Unacademy's Plus or Iconic subscription, you will get an access to unlimited live and recorded courses. Kaushik, very good morning. Dileep, Saini, very good morning. Very good morning to everyone. Okay, so moving forward, this is all about me. अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी. आई एम एलुमिनी ऑफ JMI न्यू दिल्ली. एक सेकंड देखते हैं क्या बेटा ये सही डॉक्यूमेंट है या नहीं है. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये, एक सेकंड रुकिए बेटा, ये डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. मैं एक बार डॉक्यूमेंट सही देख लेता हूँ. Just give me 5 minutes, then we start our session. गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया बेटा. हाँ, जब तक आप बताइए कैसे हैं, कैसा हुआ आपका कल का एग्जाम, कैसा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास. लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. क्रैक गेट एंड ईसी विद इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. दिस इज ऑल अबाउट मी. आई माय नेम इज मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी, 4 times गेट क्वालिफाइड, 3.45 3 years of 3 4 approx 3.5 to 4 years of teaching experience, taught more than 10,000 students all over the India. ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया जिन्होंने अलग एग्जाम में आपका जो है AIR रैंक 1 हासिल करी है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर मेरी सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं. अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव कोर्सेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टॉप एजुकेटर्स की मदद से पढ़ते हैं आप. ये पुराना पैकेज है. चलिए अपने क्लास को हम शुरू कर रहे हैं. शाहवी, वालेकुम अस्सलाम. शाहवी, कौशिक, मैं ठीक हुआ.
shall be technical, easy व जनरल, जनरल एप्टीट्यूड लिटिल बिट ट्विस्टी। सर आपका इरिगेशन सॉइल का लेक्चर जबरदस्त है, जबरदस्त सीरीज है। थैंक यू सो मच आमिर खान, थैंक यू सो मच आमिर खान। मैं अप्रैल से एक नया सब्जेक्ट और शुरू कर रहा हूँ। हम स्टार्टिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आल्सो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर द एसएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट 4-5 घंटे हम सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस होंगे। अब ध्यान से सवाल को करेंगे। कह रहा, द रेशियो ऑफ ए गिवन वॉल्यूम चेंजेस इन ए सॉइल expressed as a percentage of dry volume to the corresponding change in the water content is called as। तो कह रहा है कि अगर किसी सॉइल में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि अगर किसी सॉइल में आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब वॉल्यूम हो रहा है V2 माइनस V1। कह रहा है ये वॉल्यूम, अगर इस चेंज इन वॉल्यूम को अगर हम VD के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करें तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू द ड्राई वॉल्यूम टू द corresponding change in water content। The ratio of, he is saying the ratio of given volume change with respect to dry volume to the corresponding change in water content is called as। अगर आपको याद आता हो, इस टर्म को हम बोलते हैं बेटा श्रिंकेज रेशियो। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टर्म इज कॉल्ड एज श्रिंकेज रेशियो। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेज बाय वर्च्यू ऑफ विच they regain if left alone for a time a part of its strength lost due to remolding at a unaltered moisture content। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, अगर हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो अपनी शेयर स्ट्रेंथ खो देती है। तो सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी शेयर स्ट्रेंथ खो देती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा सेंसिटिविटी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। और जिस प्रॉपर्टी के कारण अगर उससे बिना डिस्टर्ब किए काफी लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी शेयर, खोई हुई शेयर स्ट्रेंथ का कुछ हिस्सा रिगेन कर लेती है। वो जिस प्रॉपर्टी के कारण करती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बताओ क्ले की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपनी खोई हुई शक्ति का कुछ पार्ट एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट रिगेन कर लेती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अर्थक्वेक स्टार्ट करूंगा, मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है मैं अर्थक्वेक स्टार्ट करूंगा यूपीपीसीएल के लिए। अर्थक्वेक और पार्ट सीपीएम मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, वो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थक्वेक और हमारा जो है पार्ट सीपीएम जो है लगभग 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट शुरू करूंगा अप्रैल से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ द सॉइल having a void ratio of 0.7 can be made from 30 meter cube of soil with a void ratio of 0.1। कह रहा है कि कितने मीटर क्यूब सॉइल जिसका void ratio 0.7 है can be made from 30 meter cube of soil with a void ratio। तो आपको सॉइल 1 दे रखी है जिसका void ratio दे रखा है 1.20, जिसका बेटा वॉल्यूम दे रखा है बेटा 30 मीटर क्यूब। तो कह रहा है 1.2 वॉइड रेशियो और 30 मीटर क्यूब से मुझे एक सॉइल बनानी है। उस सॉइल का वॉइड रेशियो कितना है? उस सॉइल का वॉइड रेशियो है 0.70। तो बताइए कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल में बना पाऊंगा। तो आप एक बात बताओ कि आपको बेटा क्या करनी है, आपको क्या करना है, आपको बेटा इससे ये सॉइल बनानी है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, सॉइल तो सेम है, बस इसका वॉइड रेशियो अलग अलग है। यस और नो? तो आप क्या करना यूज कि भाई साहब आपके जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होंगे इस वी वॉल्यूम के अंदर, पहली सॉइल में वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होंगे दूसरी सॉइल के वी वॉल्यूम में। तो इसको रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस E1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस E2। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो बेटा V2 आ जाएगा आपका V1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस E1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस E2। ओके, तो V2 हो गया आपका, V2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E1, 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E1 1 प्लस 1.0 एंड E2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.70। तो यहां से बेटा V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोरोपिट प्रॉब्लम है, यस बोरोपिट या फिल प्रॉब्लम है। यहां से अब जब सॉल्व करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 डिवाइडेड बाय, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी बेटा 23.7
23.18 मीटर क्यूब। आप कितनी सॉइल बना सकते हैं इससे? 23.2 मीटर क्यूब बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बड़ा प्यारा सवाल है। इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। द प्लास्टिक लिमिट एंड द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल आर 30% and 42% respectively. The percentage volume change from the liquid limit to the dry state is 35% of the dry volume. Similarly, the percentage volume change from the plastic limit to the dry state is 22% of the dry volume. Then the shrinkage ratio will be. तो आपसे क्या बोल रहा है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान सुनिएगा। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। So what he is trying to say, this is the volume of the soil and this is the water content, and you will get a such type of graph. तो कह रहा था प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखी है, you will given as plastic limit is equal to 30%, you will given as a liquid limit is equal to 42%. Now he is saying suppose this is the shrinkage limit, this is the plastic limit, this is the liquid limit. What he is trying to say, the percentage volume change from the liquid limit to dry state. When you dry the soil from the liquid state to the dry state, then the volume changes 35% of dry volume. So you can write VL minus VD is the change in volume is equal to 0.35 times of VD. Yes or no? You can write this. So from here you can write that the volume of soil at liquid limit is equal to 1.35 times of VD. Similarly, the percentage volume change from the plastic limit to the dry state. So यहाँ से अगर आप इसको सुखाएंगे और dry state तक, तो volume कितना change होगा? VP minus VD is equal to 22%, मतलब 0.22 times of VD. So from here I can write the volume of the soil at plastic limit is equal to 0.22 times of VD. I can write like this. Okay. Now you determine the shrinkage ratio. For shrinkage ratio, you need two things. This volume is VD, this volume is VP, and this volume is VA. So for the shrinkage ratio, you need two things. कि कहां से श्रिंक कर रहे हैं और कहां तक श्रिंक कर रहे हैं। तो आपको पता है, आपको प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट पर आपको वाटर कंटेंट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? आप बेटा लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट तक ही सॉइल को क्या करा देंगे? श्रिंक करा देंगे। केवल कहां से कहां तक? यहां से यहां तक श्रिंक करा देंगे, क्योंकि श्रिंकेज रेशियो कभी भी बेटा वाटर कंटेंट की रेंज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। श्रिंकेज रेशियो हमेशा बेटा कभी भी वाटर कंटेंट की रेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो केवल और केवल सॉइल के प्रकार, सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से जब मैं लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट इसको श्रिंक कराऊंगा बेटा, तो बेटा फॉर्मूला क्या लिखूंगा? दैट इज इक्वल टू, श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कहां से श्रिंक करा रहे हैं, कहां तक श्रिंक करा रहे हैं, डिवाइडेड बाय वीडी टू द करस्पॉन्डिंग, कहां से श्रिंक करा रहे हैं वहां पर वाटर कंटेंट, कहां तक श्रिंक करा रहे हैं वहां पर वाटर कंटेंट इज इक्वल टू। तो फाइनल बेटा वॉल्यूम कितना है? फाइनल कहां से करा रहे हैं? VL से। कहां तक करा रहे हैं? VD तक, डिवाइडेड बाय कहां तक करा रहे हैं? VD तक, डिवाइडेड बाय W2 कहां से करा रहे हैं? लिक्विड लिमिट, माइनस कहां तक? प्लास्टिक लिमिट। तो ये सारा डेटा लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू 1.35 टाइम्स ऑफ VD माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू 0.22 टाइम्स ऑफ VD डिवाइडेड बाय, फटाफट से आंसर बताइए, मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड लिमिट 0.42 माइनस 0.30। बताइए जरा श्रिंकेज रेशियो का आंसर कितना आ रहा है? VD से VD कैंसिल हो जाएगा,
VD से VD कैंसिल हो जाएगा, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए बेटा। ये हो जाएगा 1.35 माइनस 0.22 और डिवाइडेड बाई 0.42 माइनस 0.30। तो ये जो श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सॉल्व करिए। 1.35 माइनस 0.22, 1.13, when 1.13 divided by, when 1.13 will get divided by 0.12, तो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है, ये सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां जब लेकर आओगे तो ये वैल्यू 1.22 हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ 1.22 हो जाएगी, तब आंसर गड़बड़ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, अब सही आंसर आएगा 1.35 माइनस 1.22 एंड डिवाइडेड बाई 0.12, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.0833, श्रिंकेज रेशियो आ जाएगा 1.0833। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या मार के आएंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए फटाफट से। हमारा ये मैराथन सेशन है, लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sample of dry soil is coated with a thin layer of paraffin wax and has a mass of 460 gram. It displays 300 cc of water when immersed in it. The paraffin is peeled off and its mass was found to be 9 gram. The specific gravity of soil solids and the paraffin are like this. Then the void ratio of the soil. तो आपको void ratio निकालना है। तो एक सैंपल है, इसको कोट किया गया थिन लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स से और उसका मास कितना मिला, तो मास ऑफ ड्राई सॉइल, mass of solids plus mass of paraffin wax, mass of paraffin wax is equal to 460 gram. Okay, and the volume of water displaced, मतलब volume of water displaced is given as 300 centimeter cube when immersed. The paraffin wax is peeled off and its mass is found to be, so weight of paraffin wax is given as 9 gram. तो यहां से आपको बेटा weight of dry soil कितना मिल जाएगा, that is equal to 451 gram. Weight of solids will be given as 451 gram. Specific gravity of solids आपको दिख गया था 2.65 और बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स आपको दे रखा है 0.9। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं बेटा G ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाई गामा W, और गामा ऑफ पैराफिन वैक्स को ले सकते हैं वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, या शुभम तिवारी सही आंसर है, मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कितना आ जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू 9 ग्राम, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज 9 ग्राम डिवाइडेड बाय जी ऑफ पैराफिन वैक्स इज 0.9 multiplied by gamma W is 1, and solving this the volume of paraffin wax is 10 centimeter cube. When the volume of paraffin wax is equal to 10 centimeter cube, so volume of displaced water is equal to volume of soil plus volume of paraffin wax. तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू 290 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको सॉइल, ड्राई सॉइल का वेट पता है और आपको इसका वॉल्यूम पता है, तो आप क्या यूज कर देंगे, गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितनी हो जाएगी, वेट ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू 451 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा 290 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो बताइए बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ई निकालना है मुझे,
इसको लिख सकते हैं GS गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाए, ई को इधर ले आइए, 1 प्लस ई इज इक्वल टू जीएस आपको 2.65 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 290 डिवाइडेड बाई 451। ऑन सॉल्विंग इट वॉइड रेशियो कितना आ रहा बताइए, वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 290 डिवाइडेड बाई 451 और -1, तो ये वैल्यू आ गई 0.704। तो वॉइड रेशियो आ गया 0.704 आंसर। द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.704। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। So what he's trying to consider the following statements. When a soil sample is dried below its shrinkage limit, the volume of soil slowly decreases. First statement पढ़िए बेटा फटाफट से, बिल्कुल सही आ रहा है। When the soil sample is dried below its shrinkage limit, the volume of soil slowly decreases. So अगर आपने बेटा volume of soil और water content के बीच का कर्व देखा है तो ये कर्व कैसा आता है, ये कर्व कुछ ऐसा आता है। तो अगर आप श्रिंकेज लिमिट से नीचे वाटर कंटेंट को कम करेंगे या सॉइल को सुखाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि प्लास्टिक लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन द लिक्विड लिमिट ऑफ एनी सॉइल। यस, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू हमेशा लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल से कम होती है। फिर बोल रहा है एट लिक्विड लिमिट द सॉइल बिहेव्स लाइक ए लिक्विड एंड पजेसेस नो शेयर स्ट्रेंथ और एट ऑल। कह रहा है कि लिक्विड लिमिट पर सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करती है और उसमें बिल्कुल भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती। ये बात पूरी तरीके से गलत है। लिक्विड लिमिट पर सॉइल बेटा लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करती है, लिक्विड लिमिट के बाद सॉइल लिक्विड की तरह में बिहेव करती है। और बेटा लिक्विड लिमिट पर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है 2.76 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये साहब कह रहे हैं कि लिक्विड लिमिट पर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। ये बात गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन सब्जेक्टेड टू द ड्राइंग, जब आप उसको सुखाते हैं तो जो सॉइल का जो वॉल्यूम है वो बेटा चेंज नहीं होता है। वंस द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल गोज बिलो द श्रिंकेज लिमिट, जब वाटर कंटेंट सॉइल का श्रिंकेज लिमिट से नीचे जाता है तो सुखाने पर उसका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता है। ये बात पूरी तरीके से सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। मूविंग फॉरवर्ड टू द 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स व्हिच आर द इंडिकेटिव ऑफ कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल सैंपल। कह रहे हैं इनमें से ये जो प्रभाव दे रखे हैं वो प्रभाव आपको कई सारे दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि सॉइल जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड है। कौन सा प्रभाव ये बताएगा, कौन सा इफेक्ट ये बताएगा कि मेरी जो सॉइल है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव। देखो अगर सॉइल के अंदर बेटा एयर होगी तो बेटा पोर वाटर प्रेशर होगा ही नहीं, पानी हवा होगी तो वो सॉइल पानी की सरफेस पर एक हवा वाला प्रेशर लगाएगी जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो बेटा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी व्हेन द ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड अप विद द सॉइल, और जब सारे के सारे सॉइल के वॉइड्स बेटा पानी से भरे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपकी सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेटेड होगी। तो ये स्टेटमेंट तो आपको बेटा पूरी तरीके से क्या है, सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर
टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये कुछ और नहीं होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। तो अगर सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे होंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बेटा क्या है, सही है। फिर बोला रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1। बेटा डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका ए। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 वुड बी ए। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। A soil sample has a shrinkage limit of 6%. A soil sample has a shrinkage limit of 6%. A soil sample has a shrinkage limit of 6% and specific gravity of grains is this, then the porosity as the shrinkage limit. तो आपको बेटा shrinkage limit दे रखी है, मतलब आपको water content दे रखा है 6% और आपको GS की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 2.6। आपको पता है shrinkage limit पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप लगा दीजिए SE इज इक्वल टू W इंटू GS। तो जब बेटा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या 1 हो जाएगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपको वॉइड रेशियो कितना मिल जाएगा, 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 2.7। तो यू विल गेट द वॉइड रेशियो। पहले तो वॉइड रेशियो निकाल लीजिए, बेटा कितना आएगा, वॉइड रेशियो की वैल्यू आएगी 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 2.7। तो वॉइड रेशियो आ गया 0.1162। बट यू डोंट नीड टू फाइंड द वॉइड रेशियो, आपको निकालना है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। तो यहां से बेटा E की वैल्यू रखेंगे 0.162 डिवाइडेड बाई 1.162। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो आ रही है आपकी बेटा ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 13.94। ये वैल्यू आ रही है 13.94%। क्या कोई ऑप्शन सबसे क्लोज है, ना ये ऑप्शन क्लोज है। सबसे ज्यादा जो क्लोज ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 वुड बी सी। अभी आप 7th पे ही घूम रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं। समझ आया क्या, 13.94। वेरी गुड शुभम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आज लगभग 130 सवाल करेंगे, 130 से 150 सवाल करेंगे इस मेगा मैराथन में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। कह रहा है कि आपको ऐसी सॉइल की पोरोसिटी बतानी है जिसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स का मतलब होता है सॉलिड्स का वॉल्यूम इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। तो पोरोसिटी कितनी होती है बेटा, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां से बेटा आपकी पोरोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। दैट इज इक्विवेलेंट टू 33.33%। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा। तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 वुड बी ए। लगभग 150 सवाल करेंगे, नॉन स्टॉप सवाल करेंगे। कुछ सवाल आपको आसान लगेंगे, कुछ मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको सीखने बहुत मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या सवाल है, कह रहा है ए फिल हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 15,000 मीटर क्यूब is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrowed solid has the borrowed soil है ये बेटा, यहाँ जो लिखा है वो soil है। The borrowed soil has a void ratio of 1.4. The volume of soil required to be excavated from the borrowed. तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है बेटा, आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका बोरोपिट है, आपसे बोल रहा है कि आपका यहाँ पर बोरोपिट है और इस बोरोपिट से आप सॉइल खोद कर लेकर आए हैं और आपने एक फिल बनाई, एक चट्टान, एक सॉर्ट ऑफ कहीं पर सॉइल को फिल कर दिया। तो आपने क्या बोला कि जो आपने फिल बेटा की सॉइल, उसका वॉइड रेशियो था 0.80
और जितनी सॉइल आपने बेटा फिल करी उसका वॉल्यूम था 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा था बोरोपिट सॉइल, जो आप जहां से सॉइल लेकर आ रहे हैं वहां पर जो वॉइड रेशियो है वो 1.40 है। तो कह रहा है कितनी सॉइल में एक्सकवेट करके लाऊं बोरोपिट से, हाउ मच सॉइल विल बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है बेटा दोनों केसेस में, जो चाहे आप वीई सॉइल के अंदर देखें या फिर टोटल वीबीपी होगा, ये वीबीपी होगा और ये हो जाएगा वीई। तो चाहे आप वीबीपी सॉइल के अंदर देखें चाहे आप बेटा वीई सॉइल के अंदर देखें, दोनों में जो वे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होंगे वो सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द बोरोपिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईवी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईई। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन बोरोपिट कितनी आ जाएगी, क्या बनाने के लिए, 15,000 फिल बनाने के लिए, दैट इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो 1.80 मल्टीप्लाइड बाय बोरोपिट का वॉइड रेशियो 1.4, ये हो जाएगा 2.4। इसको यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 6 18 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा आपका 15 5000। तो ये हो जाएगा वीबीपी इज इक्वल टू 20,000। तो आप 20,000 सॉइल को खोद के लेकर आएंगे तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 20,000। तो वो एक बच्चे ने सही भी आंसर बताया, इसने शुभम ने सही आंसर बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। A saturated specimen of clay was immersed in a mercury and displaced volume is 21.8 centimeter cube. The weight of the displaced volume was 32.2 gram. After oven drying for 48 hours, the weight reduced to 20.2 gram while the volume came down to 11.6 cc. The shrinkage limit of the soil. फटाफट से करके बताइए इसका आंसर। सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि आपका एक क्ले सैंपल है, उस क्ले सैंपल के वॉल्यूम को हमने बेटा निकाला है बाय डिस्प्लेसिंग द मरकरी। और जब हमने मरकरी को डिस्प्लेस किया, जब आपने मरकरी को डिस्प्लेस किया तो जो आपको वॉल्यूम मिला सॉइल का, वो सॉइल का जो वॉल्यूम आपको मिला, ओरिजिनल सॉइल का जो आपको वॉल्यूम मिला, वो मिला, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था 21.8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना मिला, 21.8 सेंटीमीटर क्यूब। द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम मिला इतना, और जो वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस हुई, तो मरकरी का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मिला वो आपको मिला 32.2 ग्राम। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 एंड द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। आफ्टर ओवन ड्राइंग द वेट रिड्यूस टू 20.2 ग्राम। ओवन ड्राइंग करने के बाद जो आपका वेट आपको मिला, बेसिकली ये जो दे रखा है ना, देखो ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो वेट आपको दे रखा है वो वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है, कितना, 20.2 ग्राम। ये दे रखा है 20.2 ग्राम आपको वेट दे रखा है। ये कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, वरना तो अगर आप मरकरी का वेट डिस्प्लेस निकाल लेंगे ना तो आप कभी इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो वेट दे रखा है वो एक्चुअली जब आपने मरकरी को डिस्प्लेस किया तो एक सैचुरेटेड वेट सैंपल का वेट दे रखा है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ श्रिंकेज लिमिट कितनी होगी। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या समझेंगे आप इससे, एक बात बताइए, श्रिंकेज लिमिट का मतलब क्या है। ये आपको चार्ट मिलता है, या आपको श्रिंकेज लिमिट मिलती है कि आपका वॉल्यूम पहले 21.8 था और उसके बाद जो फाइनल जो ड्राई वॉल्यूम है वो बेटा कितना हो गया, वो हो गया बेटा 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, 11.6 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब सॉइल को जो सुखाया गया है वो श्रिंकेज लिमिट से नहीं सुखाया गया है, सॉइल को कहीं ना कहीं ऐसे वाटर कंटेंट से सुखाया गया है जो कि सुपर सैचुरेटेड स्टेट में है। समझ पा रहे हैं। और जब वहां से सुखाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल का वॉइड रेशियो भी चेंज होगा। लेकिन उसका ड्राई वॉल्यूम आपको मिल गया, उसका बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम आपको मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट निकालो। कैसे निकालेंगे श्रिंकेज लिमिट, हाउ यू डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे, श्रिंकेज लिमिट निकालनी है
तो आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया। आपको इसका दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम, आपको वीडी दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे? हाउ यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट? सब लोग करके बताइए कैसे निकालेंगे बेटा। 10th का भी बेटा 11th आंसर बताइए कि 11th आंसर कैसे निकालोगे। सब लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे निकालेंगे। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट। आपको यहां की लिमिट निकालनी है। यहां पर आप एक बात बताओ, यहां पर जो वॉइड रेशियो, यहां पर सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? 1 होगा। यस और नो? यहां पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? 1 होगा। यहां पर अगर मुझे किसी तरीके से वॉइड रेशियो मिल जाए तो मैं एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जीएस लगा सकता हूं। यस और नो? और लेकिन जब वॉइड रेशियो निकालने के लिए मुझे जीएस भी चाहिए होगा। यस और नो? तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीएस। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी सुपर सैचुरेटेड स्टेट पर अगर सॉइल का वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी सुपर सैचुरेटेड स्टेट पर, किसी भी सुपर सैचुरेटेड वाटर कंटेंट पर सॉइल का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय, जहां पर सॉइल है वहां पर उसका वाटर कंटेंट प्लस 1/GS। अगर आपको याद आता हो, ये फॉर्मूला मैंने याद कराया था आपको। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो दे रखी है वो 21.8 दे रखी है। वेट ऑफ सॉलिड्स दे रखे हैं आपको 20.20। और बेटा गामा डब्ल्यू को क्या लेंगे? ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। वाटर कंटेंट अगर निकालें तो वाटर कंटेंट क्या होगा? वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर 32.2 माइनस 20.2 डिवाइडेड बाई 20.2। तो ये वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 32.2 माइनस 20.2 और डिवाइडेड बाई 20.2। तो ये वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0.594। तो आपको वाटर कंटेंट मिल गया 0.594। यहां पुट कर देंगे 0.594, यहां पुट कर देंगे 0.594 प्लस 1/GS। इसको यहां पर पुट कर देंगे तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 21.8 डिवाइडेड बाई 20.20, ठीक है, और माइनस 0.594, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1/485, 1 डिवाइडेड बाई 0.485। तो आपकी जो जीएस की वैल्यू आ रही है बेटा, सॉल्व करके बताइए आप। वेट ऑफ सॉलिड्स आपको 20.2 ग्राम दे रखें, वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो आप 21.8 डिवाइडेड बाई 20.20, ओके, एंड द वाटर कंटेंट इज माइनस 0.594, ओके, एंड जीएस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 डिवाइडेड बाई 0.484। बताइए सॉल्व करके जीएस की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीएस कमिंग? वाटर कंटेंट मिल गया ना आपको? वाटर कंटेंट मिल गया 32.2, वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये हो गया आपका, ये वाटर कंटेंट आपका आ जाएगा 32.2 माइनस 20.2 डिवाइडेड बाई 20.2। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू तो 0.594 आ गई, बिल्कुल सही आई है। तो इसके बेसिस पर जीएस की वैल्यू आ रही है 21.8 डिवाइडेड बाई 20.20 और माइनस 0.594। ओके, तो सही आ रही है। 1 डिवाइडेड बाई 0.485। तो ये वैल्यू जो जीएस की आ रही है वो मेरी जीएस की वैल्यू आ रही है बेटा 2.06। जीएस की वैल्यू 2.06 आ रही है। जब जीएस की वैल्यू मिल गई तब आप निकालेंगे गामा डी। गामा डी क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो यहां से आप वॉइड रेशियो निकालेंगे तो वॉइड रेशियो हो जाएगा 2.606 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज 11.6 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज 20.2। तो सॉल्व करेंगे, वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं। 2.06
multiplied by 11.6 divided by 20.2 एंड -1। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू जो आ गई वो आ गई बेटा 0.183। जैसे ही वॉइड रेशियो आया यहां पर लगा दीजिए श्रिंकेज लिमिट पर SE इज इक्वल टू W इंटू GS। तो WS क्या हो जाएगा, E अपॉन GS। सॉल्व करेंगे तो E डिवाइडेड बाई GS की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बेटा 8.88%। 8.88% का मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8.9%। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जीएस की वैल्यू 2.06 आ रही थी बेटा, 0.26 आ रही थी, 2.06 आ रही थी, उससे मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद श्रिंकेज लिमिट मेरी आ रही है 8.88%। मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ आया क्या? चलिए, कहीं ना कहीं सी ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। Moving forward to the question number 12. A sample of sand has a volume of 1000 ml and its natural state. Its minimum volume when compacted is 750 ml. When gently poured into a measuring cylinder, its possible maximum volume is 1320 ml. What is the relative density? अगर आपको याद आता हो बेटा relative density का फॉर्मूला, तो relative density का फॉर्मूला बेटा होता है जनरल फॉर्मूला E maximum minus E डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो वी मैक्सिमम माइनस वी डिवाइडेड बाई वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम। और वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी मिनिमम होगी। 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी, माइनस 1 अपॉन गामा डी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूले होते हैं। हमें जो डेटा दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, हमें जो डेटा दे रखा है वो इसका दे रखा है। वी हैव गिवन द डेटा लाइक दिस। तो यहां से रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, वी मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल मैक्सिमम वॉल्यूम इज 1320 और नेचुरल स्टेट का वॉइड आपका वॉल्यूम कितना है 1000 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वॉल्यूम इज 1320 माइनस मिनिमम वॉल्यूम कितना है 750। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो डीआर की वैल्यू हो गई 1320। थैंक यू सो मच। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1320 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1320 माइनस 750। तो ये जो सारे सवाल मैं करा रहा हूं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एसएससी के सवाल हैं, तो इसलिए बेटा सारे सवाल करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। 56.14%। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 56.14%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और इसको सॉल्व करते हैं। इन ए वेट सॉइल मास, क्योंकि हमें लगभग 150 सवाल के करीब करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड टू गो विद ए गुड स्पीड। 12th का ये बिल्कुल सही। इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, देन द वॉइड रेशियो आपको निकालना है। कह रहा है कि एक वेट सॉइल है जिसमें एयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू V बाई 4, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, और आपका जो वाटर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो वॉइड रेशियो निकालना है। वॉइड रेशियो क्या होता है बेटा, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यस और नो? अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है V माइनस VB। यही तो होता है V माइनस VB। वेरी गुड। और बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, VA प्लस VB डिवाइडेड बाई V माइनस VA प्लस VW, VA प्लस VW। सारी वैल्यू रख दीजिए बेटा। यहां जब सारी वैल्यू रखेंगे, पहले ऐसा करो मिलाकर VV निकाल लो। तो VV क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर V बाई 4
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर V/2। तो यहां पर अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा तो एलसीएम लोगे तो VV आ गया 3V/4। VV आ गया 3V/4, तो ये हो गया आपका 3V/4 डिवाइडेड बाई V माइनस 3V/4। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3V/4 और माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी V/4। तो आपका V 4 से 4 कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो वॉइड रेशियो क्या 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का वॉइड रेशियो क्या 3 आ जाएगा क्या? फटाफट से सब लोग बताएंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, सही आंसर है। इस 13 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 13 क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, दैट इज 3। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ लें। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। यस, बिल्कुल राइट आंसर शुभम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ लें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिलेटिव डेंसिटी इज ए मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल। रिलेटिव डेंसिटी कह रहा है एक मीनिंगफुल पैरामीटर है सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए। नहीं, रिलेटिव डेंसिटी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है कोर्स ग्रेन सॉइल की, तो ये मीनिंगफुल पैरामीटर भी होगा एक कोर्स ग्रेन सॉइल का, क्योंकि बिट इस रिलेटिव डेंसिटी की मदद से हम एक कोर्स ग्रेन सॉइल जो कि नेचुरल डिपॉजिट्स और नेचुरली पाई जाने वाली सॉइल की हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग डेंसनेस और लूजनेस, मतलब उसकी डेंसनेस और लूजनेस का मतलब उसकी कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताते हैं। तो ये स्टेटमेंट केवल और केवल गलत है और कुछ नहीं है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी केवल कोर्स ग्रेन जो मीनिंगफुल पैरामीटर डिफाइन किया था उसको बोलते थे रिलेटिव कॉम्पैक्शन। उसको क्या बोलते थे? रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या? रिलेटिव डेंसिटी इज बेटर इंडिकेशन ऑफ डेंसनेस ऑफ ए इन सीटू ग्रैनुलर डिपॉजिट देन वॉइड रेशियो। कह रहा है जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक बेहतर इंडिकेटर है किसी भी ग्रैनुलर सॉइल की डेंसनेस का पता करने के लिए एज कंपेयर टू वॉइड रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी एक बेहतर इंडिकेटर है किसी भी सॉइल की डेंसनेस को पता करने के लिए एज कंपेयर टू द वॉइड रेशियो। ये बात पूरी तरीके से आपकी क्या है? सही है। रिलेटिव डेंसिटी सबसे बेहतर पैरामीटर है किसी भी सॉइल की डेंसनेस एंड लूजनेस को चेक करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 would be C. The right answer of question number 14 would be C. Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। फिफ्टीन का डी बताया किसी बच्चे ने, देखते हैं। The natural water content of soil sample was found to be 40% and the specific gravity is 2.7. Void ratio is this. Just use the formula SE is equal to W into GS. So S is equal to water content is 0.40. GS is nothing but 2.70 divided by void ratio is equal to 1.20. So the degree of saturation would comes out to be, degree of saturation कितना आ जाएगा?
that is equal to 0.4 multiplied by 2.70 डिवाइडेड बाई 1.20। तो S की वैल्यू आ जाएगी 90%। S की वैल्यू आएगी आपकी 90%। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 90%। So the correct answer of question number 15 will be D. The correct answer of question number 19 will be D. Moving forward to the next question, question number 16. Question number 16. Moving forward to the next question, that is question number 16. What would be the volume of the water stored in a saturated column with a porosity of 0.5 with a cross-sectional area of 1 meter square and depth is 3 meter? तो कह रहा है कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी सॉइल का दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी जो डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है आपको 3 मीटर। तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, आपको पूछना है कितना वॉल्यूम स्टोर्ड होगा पानी का। अगर वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड है मतलब S की वैल्यू 1 है, वेरी गुड, और आपको पोरोसिटी दे रखी है 0.35। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालूं तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालूं तो ये हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉइल वुड बी इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ओनली, दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ओनली। और पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहां से बेटा अगर आप निकालें तो आपको टोटल वॉल्यूम 3 दे रखा है, तो ये वैल्यू आपकी 0.35 दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द वाइट्स इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम इज 3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.05 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स या टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इज इक्वल टू C। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका C। वेरी गुड। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। Consider the following statements. Consider the following statements. Peat and muck are the organic soils. Peat is an inorganic soil, whereas muck is a organic soil. Indurated clay is a type of clay which does not soften under a prolonged wetting. So आपको इसका आंसर बताना है। Which statement is? आकाश सिंह is saying the answer is D. तो पीट और मक एक ऑर्गेनिक सॉइल होती है, सही बात है। पीट के अंदर फाइबरस एग्रीगेट्स होते हैं, वाटर लॉक कंडीशन में ये बनती है। मक बेटा एक हाईली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल में जब हम फाइन पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तब आपकी जो सॉइल बनती है उसको मक बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है पीट एक इनऑर्गेनिक सॉइल है, नहीं बेटा, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है। फिर एक तरीके की क्ले होती है जिसको बोलते हैं इंडोरेटेड क्ले। आप उसमें देखो, हमने क्ले में पानी जब डाल रहे थे तो क्ले सॉफ्ट होती जा रही थी, सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से पहुंच रही थी बेटा वो किसमें, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट में। लेकिन इंडोरेटेड क्ले इस तरीके की क्ले होती है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप बेटा खूब पानी डालते हैं, खूब पानी डालते हैं, लेकिन वो प्रीलॉन्ग्ड वेटिंग करने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होती है। तो ये क्ले कहलाती है आपकी इंडोरेटेड क्ले एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका डी। तो 17th का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वेश्चन नंबर 18? ए स्पेसिमेन ऑफ द clay silt contains 70% of the silt size particles. A specimen of clay silt contains 70% of silt size particles. Its liquid limit is equal to 40 and its plastic limit is equal to 20. In the liquid limit test, a moisture content of 30% required number of blows was 50%. If the plasticity index, its plasticity index, activity number and the consistency index आपको निकालनी है।
तो कह रहा है क्लेई सैंपल है जिसके अंदर आपका 70% सिल्ट है। तो अगर हम सिल्ट कंटेंट की बात करें, एक सिल्टी क्लेई सैंपल है जिसके अंदर जो सिल्ट कंटेंट है उसकी वैल्यू आपको 70% दे रखी है। कह रहा है इसका जो लिक्विड लिमिट है वो आपको दे रखा है 40%, इसका जो प्लास्टिक लिमिट है वो आपको दे रखा है 20%। तो कह रहा है कि इन द लिक्विड लिमिट टेस्ट आपको ये सारी चीजें निकालनी। सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालनी। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 20% आ जाएगा। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। फिर उससे आपको बोल रहा है एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, एक्टिविटी नंबर होता है आईपी इन परसेंटेज डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। आईपी इन परसेंटेज डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो आईपी इन परसेंटेज कितना है 20%, और क्ले पार्टिकल्स की परसेंटेज बेटा कितनी है 30%, क्योंकि सिल्ट की अगर 70 है तो क्ले की 30 होगी। तो बेटा एक्टिविटी नंबर आ जाएगा 0.67। तो यानी यहां पर 20 हो गया, 0.67 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा। आगे आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना ही नहीं है, आपको वैल्यू मिल गई डायरेक्ट, दो ही चीजों को कैलकुलेट करके आप आंसर मार देंगे। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। टेल द राइट। Okay, question number 16 is for a sandy soil with the soil grains spherical in the shape and the uniform in size, what is the theoretical void ratio? तो बेटा अगर आपको याद आता हो तो हम बेटा स्फेरिकल सैंड ग्रेन्स के लिए दो स्टेट में void ratio निकालते हैं। एक तो लूजेस्ट स्टेट, the one is called as loosest state and another is called as densest state. Another is called as densest state. Densest state में आपको मिनिमम void ratio मिलता है, लूजेस्ट स्टेट में आपको मैक्सिमम void ratio मिलता है। मिनिमम void ratio की वैल्यू होती है 0.35 और आपको मैक्सिमम void ratio की वैल्यू मिलती है 0.91। लूजेस्ट void ratio मतलब मैक्सिमम void ratio लूजेस्ट स्टेट में मिलता है कब, जब हम बेटा पार्टिकल्स को क्यूबिक सिंपल क्यूबिक पैटर्न में सजाते हैं। और बेटा हमें बेटा डेंसेस्ट स्टेट में जो void ratio मिलता है उसको हम बोलते हैं दैट इज व्हेन वी अरेंज द पार्टिकल्स इन rhombohedral पैटर्न। व्हेन वी अरेंज द पार्टिकल्स इन rhombohedral पैटर्न। तो यहां पर बेटा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। द करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। A soil has a liquid limit of 35%, plastic limit of 20%, and shrinkage limit of 10%, and natural water content is equal to 20%. What will be its liquidity index, plasticity index, and shrinkage index? तो एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने में थोड़ा समय लगेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड लिमिट 35 माइनस प्लास्टिक लिमिट 20, तो आपको आईपी की वैल्यू मिल जाएगी 15%। जैसे ही आईपी की वैल्यू 15% मिली तो सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स होता है श्रिंकेज इंडेक्स होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज इंडेक्स होता है आपका प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो डब्ल्यूपी माइनस, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लिया। फिर आप निकालेंगे बेटा डब्ल्यूपी माइनस WS। तो यहां से बेटा WP कितना है, WP कितना है बेटा, प्लास्टिक लिमिट है 20 माइनस 10,
20 माइनस 10 का मतलब कितना आ गया 10%। तो यानी आपको ऑप्शन चेक ही नहीं करना, आपका ऑप्शन बेटा दो ऑप्शन मैच हो गए ना, दो चीज हमने मैच कर ली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत सारे सवाल हमें करने, मेगा मैराथन है ये। द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ए सैंपल यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखी है, आपको लिक्विडिटी इंडेक्स दे रखी है, आपको एक्टिविटी नंबर दे रखा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयर्स कैन बी ड्राउन। कह रहा द सॉइल इज वेरी स्टिफ, सॉइल इज मीडियम सॉइल, सॉइल इज हाईली प्लास्टिक, सॉइल इज मीडियम। देखो जब ऐसा सवाल आए ना, तब उस केस में आपको बहुत सारा डेटा की जरूरत होती है, तो उस केस में आप ऑप्शंस पे जाया करिए। ऑप्शंस देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होती है तो सॉइल नॉन प्लास्टिक होती है, 0 से 7 होती है तो लो प्लास्टिक होती है, 7 से 17 होती है तो मीडियम प्लास्टिक होती है, और 17 से ज्यादा होती है तो हाई प्लास्टिक। यानी ये जो चौथा ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन होगा, तो तीसरा ऑप्शन होगा, चौथा नहीं होगा, तो तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा, चौथा इसमें है, चौथा इसमें है। मतलब अब देखो एक ही चीज को देखकर आपने दो ऑप्शंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या? अब क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है एक्टिविटी नंबर जब 0.75 से कम होता है तो सॉइल नॉन एक्टिव होती है। अगर 0.75 से 1.25 होता है एक्टिविटी नंबर, तो सॉइल कैसी बिहेव करती है, सॉइल एक नॉर्मल एक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव करती है। और अगर 1.25 से ज्यादा है तो सॉइल एक एक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव करती है। तो यानी जो पांचवा स्टेटमेंट है वो भी सही है, पांचवा स्टेटमेंट भी सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी सॉइल वेरी स्टिफ है या मीडियम सॉफ्ट है। तो उसके लिए चेक करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स अगर आप चेक करें तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15, यस और नो। तो यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा कहीं ना कहीं 0.85। कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर 0.85 है तो यह 100% बात है कि सॉइल कैसी होगी, स्टिफ होगी, सॉफ्ट तो होने वाली नहीं है। क्योंकि जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है तो सॉइल होती है वेरी स्टिफ, और जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से 0.85 के बीच होता है तो सॉइल होती है बेटा स्टिफ, और नीचे आओगे तो मीडियम स्टिफ, फिर उसके बाद होती है सॉफ्ट, फिर वेरी सॉफ्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका वेरी स्टिफ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सॉइल सॉफ्ट तो कभी भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 वुड बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 19। ए क्ले सैंपल, a clay sample, question number 19 देखिए, a clay sample has a void ratio of 0.54 in the dry state. The specific gravity of soil solids is 2.7. What is the shrinkage limit of the soil? What is the shrinkage limit of the soil? तो एक clay sample का जो void ratio है, the void ratio of the clay sample, the void ratio of the clay sample is 0.54. and the specific gravity of solids is equal to 2.70, then the shrinkage limit on using SE is equal to W into GS. When S is equal to 1, then W is equal to WS. तो यहां से बेटा श्रिंकेज लिमिट कितनी आ जाएगी, E अपॉन GS आ जाएगी। वाइड रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 0.54 डिवाइडेड बाई GS दे रखा है 2.7। तो यहां से श्रिंकेज लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी, that is equal to 20%. The shrinkage limit of this soil will comes out to be 20%. तो इस 19 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जरा, जब फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, टू सॉइल सैंपल्स ए एंड बी हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइड रेशियो ई अपॉन ई ए। तो आपको पता है वाइड रेशियो ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, ई क्या होता है, Na upon 1 minus Na divided by Nv divided by 1 minus Nb। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा Na divided by Nb multiplied by 1 minus Nb divided by 1 minus Na, यही हो जाएगा क्या। तो void ratio of soil A divided by B is equal to porosity 0.40 divided by B की 0.60 multiplied by 1 minus 0.6 divided by 1 minus 0.4। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 का होल स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू हो गई 16 डिवाइडेड बाई 36,
4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:9. दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज सी. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 is C. Moving forward to the question number 21. Moving forward to the question number 21. The collapsible soil is associated with. तो जो collapsible soil ऐसी soils होती हैं जिनमें हम लोड लगाते हैं तो वॉल्यूम चेंज, कुछ सारी सॉइल्स में आप लोड लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे, उनका वॉल्यूम कम होगा. लेकिन कोलैप्सिबल सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती हैं जिन पर हम लोड ना लगाकर अगर हम वाटर कंटेंट भी चेंज करते हैं तो उनकी बेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है. ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं लोइस. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का सी. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 वुड बी सी. Moving forward to the question number 22. Moving forward to the question number 22. The consistency is applied to the cohesive soil is the indicator of. जो हमने कंसिस्टेंसी पढ़ी थी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़े थे, कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ी थी, तो वो जो कंसिस्टेंसी है जो कि कोहेसिव सॉइल के लिए डिफाइन की गई है वो किसी कोहेसिव सॉइल की डेंसिटी के बारे में बताती है, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताती है, शियर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, पोरोसिटी के बारे में. तो कंसिस्टेंसी बताती है कितनी आसानी से किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म किया जा सकता है. कंसिस्टेंसी इंडिकेट्स द ईज विद व्हिच एनी मटेरियल कैन बी डिफॉर्म. इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट्स, कंसिस्टेंसी आल्सो रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेन द सॉइल इज अलाउड टू डिफॉर्म. तो कंसिस्टेंसी जितना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जितना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उस सॉइल की कंसिस्टेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, वो सॉइल उतनी ही हार्ड होगी. तो कहीं ना कहीं सॉइल की कंसिस्टेंसी एक कोहेसिव सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, एंड कोहेसिव सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में कंसिस्टेंसी एक आइडिया देती है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज सी. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द कंसिस्टेंसी इंडाइसेस, इट इज फाउंड दैट द लिक्विडिटी इंडेक्स हैज अ नेगेटिव वैल्यू. कह रहा है कि आप जब कंसिस्टेंसी लिमिट्स निकाल रहे थे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाल रहे थे, तो आपने क्या पाया कि आपको लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली. लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको कैसे मिली? द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव. जब आपको लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली तब आपको इन फॉलोइंग चीजों पर आपको कमेंट करना है. ठीक हो गई बात? पहली देखिए, लिक्विडिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट शुड बी टेकन एज जीरो. गलत बात है. जब सॉइल बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, जब सॉइल बहुत हार्ड होती है, उस केस में लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. तो पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत. लिक्विडिटी इंडेक्स कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, ये बात पूरी तरीके से सही है. द सॉइल टेस्टेड इज इन सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिफ, ये बात भी सही है. सॉइल बहुत ज्यादा सॉलिड, बहुत ज्यादा स्टिफ होगी और मे भी वो सेमी सॉलिड स्टेट में भी हो. फिर बोल रहा है सॉइल से मीडियम सॉफ्ट स्टेट में होगी. गलत बात है. जब लिक्विडिटी इंडेक्स एक नेगेटिव है ना, मतलब जीरो से कम है, उस केस में सॉइल वेरी स्टिफ होती है, सॉफ्ट तो होगी नहीं. तो दूसरा और तीसरा सही होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 करके बताइए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, पढ़िए. The coefficient of curvature is equal to 1.4, D30 is equal to 3 mm, D10 is equal to 0.6 mm. Based on this information on particle size distribution for use of subgrade, this soil will be taken to be. तो कह रहा है कि आपको सीसी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे रखा है बेटा कितना, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे रखा है 1.4. मतलब ये बेटा 1 और 3 के बीच में है. मतलब इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है सॉइल वेल ग्रेडेड हो, लेकिन उसके लिए सीयू भी चेक करना पड़ेगा. अब सीयू देखते हैं. तो सीयू होता है बेटा D60 डिवाइडेड बाई D10, लेकिन D60 तो दे नहीं रखा, लेकिन सीसी की वैल्यू दे रखी है. तो आप यूज करेंगे यूजिंग सीसी. सीसी क्या होता है बेटा? D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाइड बाई D10. यस और नो? अब आप यहां पर अगर D10 से डिवाइड कर दें और D10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 डिवाइडेड बाई D10. क्या हो जाएगा? CU हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू CU, दैट इज इक्वल टू CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी
मल्टीप्लाइड बाई D10 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो यहां से आपको बेटा CU की वैल्यू निकालनी है, तो CU हो जाएगा आपका D30 डिवाइडेड बाई D10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई CU, सॉरी 1 बाई CC, CU तो इधर ले गए हम, इधर ले CC मल्टीप्लाइड बाई CC 1 बाई CC। तो D30 बेटा कितना दे रखा है 3 mm, D10 दे रखा है 0.6, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे D30 दे रखा है आपको 3 mm डिवाइडेड बाई 0.6 mm का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई CC, और CC की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4। तो CU जब कैलकुलेट करेंगे तो CU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा 5 6 30 25 डिवाइडेड बाई 1.4, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू बेटा 6 से तो ज्यादा मिलनी वाली है, कहीं ना कहीं सॉइल की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 से ज्यादा। अब देखो CU की वैल्यू बेटा 4 और 6 दोनों से ज्यादा है, CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो सॉइल हो जाएगी आपकी वेल ग्रेडेड सैंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि CU की वैल्यू 6 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, और साथ ही साथ CC की वैल्यू भी 1 से 3 के बीच लाई कर रही है, तो सॉइल हो जाएगी आपकी वेल ग्रेडेड सैंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड सैंपल is 0.6 and its density index is 0.6. If its void ratio in the loosest state is 0.9, then the void ratio in the densest state. तो आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स दोनों का मतलब सेम है। ये होता है आपका बेटा मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो किसमें होगा? लूजेस्ट स्टेट में। मैक्सिमम वॉइड रेशियो कौन सी स्टेट में होगा? लूजेस्ट स्टेट में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मिनिमम वॉइड रेशियो कौन सी स्टेट में मिलेगा? यू विल गेट द मिनिमम वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट। तो आपको यहां पर बेटा रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स दे रखा है 0.6 इज इक्वल टू मैक्सिमम वॉइड रेशियो आपको निकालना है। नहीं, आपको लूजेस्ट स्टेट का वॉइड रेशियो दे रखा है 0.9, आपको बेटा नेचुरल स्टेट का वॉइड रेशियो दे रखा है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस डेंसेस्ट स्टेट मतलब ई मिनिमम आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9 माइनस ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से ई मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.4। द वैल्यू ऑफ ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज सी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज सी। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg having a volume of 10 to the power minus 4 meter cube and dry unit weight is equal to 16 meter cube is mixed with 0.2 kg of water, then the water content of the soil. तो जब आपने मिक्स किया तो मिक्स से पहले आप चेक भी तो करेंगे कहीं इनिशियल वाटर कंटेंट है या नहीं है। तो सॉइल का जो वेट है वो 0.18 kg है, वॉल्यूम इतना है, यस और नो, ड्राई यूनिट वेट इतना है। तो अब एक बात बताइए, अगर आप गामा डी लिखेंगे तो गामा डी हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अगर हम वेट ऑफ सॉलिड्स निकालें तो वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4। तो वेट ऑफ सॉलिड्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.16 kg आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.16 kg आपको वेट ऑफ सॉलिड्स मिल जाएंगे। अब टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपको दे रखी है वो होती है वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। मैंने मान लिया दिस इज द इनिशियल वेट ऑफ वाटर, यस और नो। तो यहां से आपको इनिशियली सॉइल के अंदर जो वेट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? इनिशियली सॉइल का वेट है 0.18 माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स है 0.16। तो आपको इनिशियली वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 0.02 kg। तो आपको वैल्यू मिल गई 0.02 kg।
और आपने मिक्स किया इसके अंदर 0.02 kg, तो यानी आपने जो फाइनल वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, इनिशियली था 0.02 और आपने ऐड किया कितना 0.02, यानी फाइनल वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.04 kg। 0.04 kg आपको वेट मिल गया। तो अब अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो वेट ऑफ वाटर एट फाइनल स्टेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर 0.04 kg डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड 0.16 kg। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी 25%। वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25%। तो राइट आंसर वुड बी 25%। बहुत सारे बच्चे तो कोई और आंसर भी निकाल देते हैं जो कि गलत आंसर है। सही आंसर होगा आपका 25%। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। Tell me the answer of question number 27. The saturated and the dry densities of a soil are respectively 2000 kg per meter cube and 500 kg per meter cube. The water content of the soil in the saturated state would be. कह रहा है कि वाटर कंटेंट कितना होगा। तो समझिए जरा, आपको बेटा सैचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है, आपको गामा सेट दे रखा है। यू आर गिवन एज गामा सेट इज इक्वल टू 2000 kg पर मीटर क्यूब और आपको बेटा गामा डी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है बेटा 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है वाटर कंटेंट आपको सैचुरेटेड सैंपल का निकालना है। आपको पता है गामा डी क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सैचुरेटेड वाटर कंटेंट। तो यहां से आपका 1 प्लस सैचुरेटेड वाटर कंटेंट इज इक्वल टू गामा सेट इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइडेड बाई गामा डी। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू इंटू सेट इज इक्वल टू गामा सेट की वैल्यू कितनी है, गामा सेट हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 1500, ये वैल्यू हो गई। तो इससे 2 0 कैंसिल हो गए, 4 ये 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो बेटा आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट आ गया 4/3 माइनस 1। तो ये हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1/3। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो सैचुरेटेड यूनिट वेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 33.33%। वैल्यू आ जाएगा 33.33%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दिए सभी लोग। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या सवाल है, फटाफट से देख लीजिए। कह रहा है इफ एन अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 kg per centimeter square in the natural state of a clay reduced by 4 times in the remolded state then its sensitivity। कह रहा है इसकी सेंसिटिविटी बताइए। तो आपको अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है, कौन सी स्टेट में, आपको नेचुरल स्टेट में दे रखी है, मतलब अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में दे रखी है और बेटा वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो गई रिमोल्डेड स्टेट में। तो सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, सेंसिटिविटी बेटा हमारी होती है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सैंपल। तो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में आपको वैल्यू 4 दे रखी है और डिस्टर्ब्ड स्टेट में 4 गुना कम हो गई, मतलब 1 दे रखी है। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4।
तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी. वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कुछ बोल रहे थे. क्वेश्चन नंबर 20 तो ये है बेटा. क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया, रियली सॉरी सर. ड्राई स्टेट के लिए S0 होगा ना 20 नंबर में. 20 नंबर में तो हमने कोई सवाल ही नहीं करा ऐसा गामा डी वाला. कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? आपने सवाल को पढ़ा नहीं ध्यान से. 27 का आंसर आपने 33.33 बताया था, वो तो हमारा भी आया था, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 28 का 4 आपने बताया था. क्वेश्चन नंबर 28 का 4 सही है. क्वेश्चन नंबर 29 का बताना था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका ए आएगा, कह रहे हैं. पढ़ते जरा सवाल को. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आज. इस बार एसएससी में भी बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल आए थे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द आयोलिन सॉइल्स. तो आयोलिन सॉइल्स कैसी सॉइल्स होती हैं? जो कि विंड के द्वारा डिपोजिट होती हैं. इनके अंदर एक खासियत बेटा ये होती है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आयोलिन सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो बेटा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं. यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का चलिए रियली सॉरी कुछ दिक्कत हो गई थी. चलिए वापस आते हैं. सर मैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा था, उसमें ड्राई स्टेट दिया था. क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन, अरे 20 नंबर क्वेश्चन पे गया तो मैं, बताओ इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में कहां दे रखा है ड्राई स्टेट? 20 नंबर क्वेश्चन में कहां दे रखा है? 20 है, 17 देख लिया, 16 देख लिया, 18 देख लिया, 16 देख लिया, 15 देख लिया, 14 दे रखा है. हमने सब कुछ देख लिया. लेकिन 12 से देखो, 12 से 20 में एक भी सवाल नहीं है जहां पर गामा डी दे रखा है. पता नहीं कहां पर, आप कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? 20 नंबर कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन है? ना 21 में दे रखा है, ना 22 में दे रखा है, ना 23 में दे रखा है ना. गामा डी ड्राई स्टेट का कहां दे रखा है बताओ? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्या दे रखा है? 19 वाले में कहां दे रखा है गामा डी बताओ? सॉइल सैंपल का वॉइड रेशियो दे रखा है ड्राई स्टेट में. तो बेटा ड्राई स्टेट का जो वॉइड रेशियो होता है, कितने बार मैंने पढ़ा रखा है कि जो ड्राई स्टेट का वॉइड रेशियो होता है उसको श्रिंकेज लिमिट पे नहीं लगा सकते हैं. लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा ड्राई स्टेट से लेकर श्रिंकेज लिमिट तक आपका वॉइड रेशियो चेंज ही नहीं होता है. हाँ बताओ जरा. क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपके सामने रख दिया है. इसमें गामा डी कहां दे रखा है? इसमें तो वॉइड रेशियो दे रखा है ड्राई स्टेट में. सवाल आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से. बताओ क्या डाउट है? थोड़ा डाउट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. अरे ये पूछ रहे हैं कि S इज इक्वल टू 1 क्यों पुट करें? क्या गजब बात कर दी बेटा. अरे एक बात बताओ यार, श्रिंकेज लिमिट पर आपको वाटर कंटेंट निकालना है, मतलब श्रिंकेज लिमिट निकालनी है. ये आपकी श्रिंकेज लिमिट होती है. इस श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट होता है WS, और सॉइल क्या फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होती है? S इज इक्वल टू 1 पुट क्यों किए हैं सर, ये पूछ रहे हैं. अरे बेटा राम, S इज इक्वल टू 1 इसलिए पुट करे हैं क्योंकि श्रिंकेज लिमिट निकालनी है, और श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है.
हाँ शुभम, शुभम बता रहा हूं शुभम बेटा, श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है, इसलिए S इज इक्वल टू 1 यूज किया है। और ड्राई स्टेट का वॉइड रेशियो श्रिंकेज लिमिट पर इसलिए यूज किया है क्योंकि बेटा ड्राई स्टेट से लेकर श्रिंकेज लिमिट तक वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो जो ड्राई स्टेट का वॉइड रेशियो होगा वही श्रिंकेज लिमिट का वॉइड रेशियो होगा। कितनी बार मैंने पढ़ा रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो मैंने क्या बोला, ये जो सॉइल है बेटा वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है, तो जब ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल्स कहीं सेटल करेंगे तो बड़े बड़े वॉइड्स क्रिएट करेंगे, तो इन सॉइल्स का वॉइड रेशियो भी मोर होता है। जब वॉइड्स बड़े बड़े हैं तो पानी भी इनसे आसानी से बहता है, मतलब परमिएबिलिटी भी क्या होती है, मोर होती है। जब आप इन पे लोड लगाते हैं तो इनका वॉल्यूम भी बहुत डिक्रीज होता है, मतलब इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, विंड के द्वारा डिपोजिट होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सॉइल हैव लो डेंसिटी, सही बात है, इनकी डेंसिटी कम होती है, एंड दे हैव लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, डेंसिटी तो कम होती है लेकिन इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बेटा। सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, ये बात पूरी तरीके से सही हो जाएगी। सॉइल हैज लार्ज परमेबिलिटी, ये बात पूरी तरीके से सही हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा बी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज बी। अब समझ आई बेटा बात। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा बी। कुछ बच्चे 1 2 3 बता रहे थे, लेकिन बेटा पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, आपने ध्यान से सवाल ही को नहीं पढ़ा। ये बात यहां तक तो बात सही है कि उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी कम होती है, ये गड़बड़ बात है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ना है। कह रहा है गिवन दैट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लोकल सॉइल इज 15 एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड इज 0 फॉर द डिजायर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 6 द परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्स शुड बी। आपको बताना है। तो आपको देखो एक सॉइल दे रखी है, उसकी आईपी दे रखी है, एक सॉइल दे रखी है जिसकी आपको आईपी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 15%, ठीक है। और बेटा उसको एक दूसरी सॉइल जैसे सैंड के साथ आपने मिक्स किया, तो दूसरी सॉइल है आपकी सैंड, उसके साथ मिक्स किया जिसकी आईपी आपकी 0%। इन दोनों को मिलाया तो जैसे ही हम एक हाईली प्लास्टिक सॉइल में जब हम कोर्सर पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो क्या आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जो मिक्स की आपको आईपी मिली, द आईपी ऑफ मिक्स आपको कितनी चाहिए, आपको 6% मिक्स की आईपी चाहिए। तो आप बोल रहा है कि बताओ कितनी सैंड की परसेंटेज मैं इस मिक्स के अंदर मिलाऊं। तो मैंने मान लिया इस मिक्स के अंदर सैंड की परसेंटेज x% है, तो भाई साहब ये जो सॉइल होगी इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 100 माइनस x% होगी। तो यहां से आप वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे तो आईपी ऑफ मिक्स इज इक्वल टू IP1 और पहली वाली सॉइल की क्वांटिटी x1 प्लस IP ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी वाली सॉइल की क्वांटिटी x2 और डिवाइडेड बाई पहली वाले की क्वांटिटी दूसरे वाले। आईपी ऑफ मिक्स आपको 6 दे रखा है इज इक्वल टू IP1 आपको 15 दे रखा है, इसकी जो परसेंटेज है वो आपको है 100 माइनस x है ना, प्लस IP2 आपका 0 है डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 15, 15 चौका 60, ये हो गया 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60%। तो यानी आपका जो सैंड आप मिक्स करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप मिक्स 1000 ग्राम का बना रहे हैं, कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का बना रहे हैं, और उसके अंदर आप लीजिए 400 ग्राम तो 15% वाले आईपी वाली सॉइल और 600 ग्राम उसके अंदर क्या डालिए, सैंड डालिए, तब जाकर आईपी 15% से 6% हो पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर वुड बी 60%। राइट आंसर वुड बी 60%। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। वेरी गुड राम। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है, कह रहा है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्लेई सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड फ्रॉम ए लार्जर वैल्यू, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। तो ये बोल रहे हैं साहब कि आप जो मॉइस्चर कंटेंट कम कर रहे हैं वो एक बहुत लार्जर वैल्यू से कम कर रहे हैं, तो बताइए कि जो आपको वाटर कंटेंट या जो लिमिट्स मिलेंगे उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो अगर आप देखें तो कुछ ऐसा चार्ट मिलता है,
तो बहुत लार्जर वैल्यू से जब आप वाटर कंटेंट कम करेंगे, तो बहुत लार्जर वैल्यू से कम करेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? सबसे पहले रास्ते में मिलेगी लिक्विड लिमिट, उसके बाद रास्ते में कौन मिलेगा? उसके बाद मिलेगी आपको प्लास्टिक लिमिट, और उसके बाद रास्ते में कौन मिलेगा? श्रिंकेज लिमिट। तो सबसे पहले आपको मिलेगी बेटा प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट मतलब 3, फिर मिलेगी 2, फिर मिलेगी 1, तो 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ बच्चे 1 2 3 लगा देते हैं, सवाल को पढ़ा ही नहीं। ग्रेजुअली डिक्रीज, जब आपने मॉइस्चर कंटेंट को ग्रेजुअली डिक्रीज किया, जब आपने धीरे धीरे कम किया बहुत ज्यादा वैल्यू से, तो बेटा फॉलोइंग लिमिट्स की अकरेंस क्या होगी? 3 2 1। वेरी गुड, 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। थर्टी टू का डी बता रहे हैं, लेक्स्ट्राइन सॉइल्स आर द सॉइल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स एंड स्ट्रीम, इनको तो एलुवियल सॉइल कहते हैं। ग्लेशियर्स, इनको तो ग्लेशियल डिपॉजिट कहते हैं। सी बेड्स, इनको तो मैराइन डिपॉजिट कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा लेक के बेड्स पर, लेक की तली पर, झील की तली पर जो सॉइल पाई जाती है जो कि स्टिल वाटर के द्वारा डिपॉजिट होती है, उन्हीं सॉइल को हम लेक्स्ट्राइन सॉइल्स कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ए ड्राई सॉइल has a mass specific gravity of 1.35. If the specific gravity of solids is 2, then the void ratio will be। इसमें क्या करेंगे? आपको बेटा एक ड्राई सॉइल की मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, मतलब जीएम ऑफ ड्राई सॉइल। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मतलब सॉइल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। लेकिन यहां पर सॉइल है आपकी ड्राई, तो आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या लिखेंगे? ड्राई सॉइल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, और ये दे रखा है आपको 1.35। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो गामा डी कितना आ जाएगा? गामा डी इज इक्वल टू 1.35 गामा डब्ल्यू। कह रहा है अगर जीएस की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो वॉइड रेशियो बताइए। इसको क्या लिख सकता हूं गामा डी को? गामा डी इज इक्वल टू जीएस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट जाएगा, तो यहां से 1 प्लस ई की वैल्यू आ जाएगी जीएस। जीएस की वैल्यू है आपकी बेटा 2 डिवाइडेड बाई 1.35, 2 डिवाइडेड बाई 1.35। तो आप जब यहां से सॉल्व करेंगे 1.35 2 डिवाइडेड बाई 1.35 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आ रही है वॉइड रेशियो की वो आ रही है 0.481। तो यानी वॉइड रेशियो की वैल्यू कहीं ना कहीं होगी आपकी बेटा ए के पास। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर बताया है, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। मैच लिस्ट 1 the type of the soil and the list 2 the transportation and deposition. Select the correct answer using the codes given below. पहला स्टेटमेंट है लेक्स्ट्राइन सॉइल, एलुवियल सॉइल, आयोलिन सॉइल, मैराइन सॉइल्स। इस पर छोटे छोटे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो लेक्स्ट्राइन सॉइल्स क्या होती हैं? जो स्टिल वाटर के द्वारा डिपॉजिट होती हैं। दैट द सॉइल विच आर डिपॉजिटेड बाय द स्टिल वाटर।
तो जो बॉटम ऑफ लेक्स पर पाई जाती है तो ए का 3 हो जाएगा। रनिंग वाटर के द्वारा डिपोजिट होंगी तो बी का हो जाएगा आपका 2। आइलैंड सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होंगी विंड के द्वारा तो सी का हो जाएगा 1। मैरीन सॉइल्स विच आर डिपोजिटेड बाय द सी वाटर तो डी का हो जाएगा 4। तो बेटा ए का तो हो गया आपका 3, बी का हो गया आपका बेटा 2, सी का हो गया आपका 1 और डी का हो गया आपका 4। तो ए का 3, पहला ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 वुड बी बी। तो 34 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। द लिक्विड लिमिट and the plastic limit of the soil sample are 65% and 29% respectively. The percentage of soil fraction which are finer than 0.02 mm is 24. The activity ratio of the sample. आपको एक्टिविटी रेशियो निकालना, ध्यान से देखिएगा। तो 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स की परसेंटेज दे रखी है। 0.02 mm का मतलब माइक्रोन, मतलब आपको क्ले फ्रैक्शन दे रखा है, आपको क्ले की परसेंटेज या क्ले का फ्रैक्शन दे रखा है कितना, दैट इज इक्वल टू 24%। क्ले का फ्रैक्शन दे रखा है आपको 24%। आपको बेटा लिक्विड लिमिट दे रखी है 65%। आपको बेटा प्लास्टिक लिमिट दे रखी है कितनी, 29%। तो आपसे ये पूछा है एक्टिविटी नंबर। तो एक्टिविटी नंबर बेटा क्या होता है, एक्टिविटी नंबर होता है आपका आईपी इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। आईपी इन परसेंटेज, बेटा कॉपी पेन लेकर बैठा करिए तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आईपी इन परसेंटेज 65% माइनस 29 डिवाइडेड बाई, और परसेंटेज इसकी कितनी दे रखी है 25, तो 21, तो 24 सॉरी, तो ये हो जाएगा 30 माइनस करेंगे, तो 30 माइनस करेंगे तो आपको 35 आ जाएगा, लेकिन आपको 30 नहीं 29 माइनस करना है। तो 29 माइनस करना है मतलब एक बढ़ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4 9 36, 4 6 24, 3 3 9, 3 2 6, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो एक्टिविटी नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1.5। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 1.5, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 वुड बी सी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। So next question क्या है, ध्यान से देखिएगा। What is the next question? Is soil is composed of a solid spherical grains of identical specific gravity and the diameter between 0.75 mm and 0.0075 mm. If the terminal velocity of the largest particle falling through the water without flocculation is 0.5 mm per second, then that for the smallest particle would be. तो आपसे ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज जो है वो 0.075 mm से 0.0075 mm के बीच में लाई कर रहे हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी लार्जेस्ट पार्टिकल ये होगा, तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है बेटा कितनी, 0.5 mm पर सेकेंड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्टोक जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट पार्टिकल की टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल का साइज डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट पार्टिकल का साइज का होल स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी आपकी 0.5 mm पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज 0.00
0.075 और लार्जेस्ट आपका पार्टिकल है 0.075। तो जब आप इसको हटाएंगे तो 3 हटाएंगे, यहां से ही हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करके 1/10। और इसका क्या है आपका, इसका है आपका स्क्वायर। तो जब आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे तो 0.5 से 100, 0.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0, एक बार करेंगे तो 0.0, ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 mm पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, कह रहा है एक सैचुरेटेड सॉइल मास हैज ए टोटल डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%। द बल्क डेंसिटी एंड द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, आपको निकालनी है बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी। तो बेटा यहां पर आपको सैचुरेटेड सॉइल दे रखी है जिसका टोटल यूनिट वेट 22 दे रखा है। मतलब एक सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल यूनिट वेट होता है, ऑब्वियसली बात है सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर होता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसका जो वाटर कंटेंट दे रखा है वो 10% दे रखा है। तो आपको बल्क डेंसिटी निकालनी, तो बल्क डेंसिटी तो बेटा गामा टी, क्योंकि सॉइल बेटा फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में है, तो गामा टी तो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू गामा सेट, और वैल्यू हो जाएगी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और गामा डी कैसे निकालेंगे, गामा डी इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस सैचुरेटेड वाटर कंटेंट। तो आपको सैचुरेटेड वाटर कंटेंट दे रखा है, ये वैल्यू आपको 22 दे रखी है, डिवाइडेड बाई सैचुरेटेड वाटर कंटेंट 0 मतलब 10%, तो 10% में 0.1 में 0.1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20%, ये वैल्यू आपकी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपको गामा सेट की वैल्यू मिल गई 22 और गामा डी की वैल्यू मिल गई आपकी 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। 37 का बी हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करिए जरा फटाफट से। A soil has a liquid limit of 45% and it lies above the A line when plotted on the plasticity chart. The group symbol of the soil as per the Indian Standard Soil Classification System. So बेटा एक soil की जो liquid limit दे रखी है, the liquid limit of the soil is 45%, और ये soil A line की ऊपर लाई कर रही है। As the soil lies above A line, ये soil A line के ऊपर लाई कर रही है, तो soil क्या होगी, so soil is clayey soil। जब soil clayey होगी तो उसका मेन सिंबल होगा C। अब ये देख रहा है लिक्विड लिमिट देखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए, तो लिक्विड लिमिट लाई कर रही है 30 से 50% के बीच, मतलब इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो यानी आपका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CI, उसका नाम हो जाएगा आपका CI। अनअकैडमी में क्लास लेना बंद कर दिया, ये अनअकैडमी तो ये बेटा तुहिन दास, ये अनअकैडमी तो चल रहा है, अनअकैडमी पे तो क्लास ले रहा हूं मैं। अनअकैडमी का मेरा चैनल बेटा चेंज हो गया है तुहिन दास। मेरा चैनल पहले लेट्स क्रैक गेट और ESE सिविल था। जितने भी बच्चे जो लेट्स क्रैक गेट एंड ESE सिविल में पढ़ाते थे उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, दे आर नॉट अवेयर, बिकॉज उस ग्रुप में मैं मैसेज ही नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए बेटा जितने भी बच्चे लेट्स क्रैक गेट एंड ESE में मेरे से पढ़ते थे और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अनअकैडमी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाता हूँ, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि ये भी अनअकैडमी का ही बेटा ग्रुप है, और बेटा मैं अनअकैडमी के लीड गेट चैनल पर अब पढ़ाने लगा हूं। तो आप सारे बच्चों को बोल दीजिएगा कि आप सिद्दीकी सर यहां पर पढ़ाते हैं, यहां पर पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई सिद्दीकी सर चले कहां गए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने क्या अनअकैडमी छोड़ दिया क्या, आप अनअकैडमी पर नहीं पढ़ाते। जैसे एक बच्चे ने यहां पर अभी कमेंट किया, मैंने अनअकैडमी छोड़ा नहीं है, ना ही मैं अनअकैडमी पे बेटा, बस अनअकैडमी पे ही हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी इज ए गुड प्लेटफॉर्म, बट डिफरेंस ये है कि मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो चैनल है वो बेटा चेंज हो गया है। अनअकैडमी का मैं जिस चैनल पर पढ़ाता हूं उसका नाम है बेटा लीड गेट। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं जो मेरे से मैराथन में, जगराते इसमें पढ़ते थे बेटा, वो सारे के सारे बच्चों को आप बता दीजिएगा कि अब मैं लेट्स क्रैक गेट एंड ESE सिविल में बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता हूं बेटा कहां पर,
आई टीच ऑन लीड गेट। ओके, तो आप सारे बच्चों को बता दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CI, इसका आंसर हो जाएगा आपका CI। राइट आंसर वुड बी इक्वल टू B। 38 का ऑप्शन हो जाएगा B। मधु मारे कह रहे हैं कि 37 लेक्चर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने पढ़ाए हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है बेटा। अब मेरा चैनल चेंज हो गया, आप बताओ मैं कैसे शुरू करूंगा वो सारी चीजें। मेरा तो मुझे तो पढ़ा नहीं था वो सारी चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, यहां पर स्टार्ट करेंगे कुछ, ताकि हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और अभी यूपीपीसीएल का भी एग्जाम आ रहा था, उसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गई, पट सीपीएम हो गई, उसको भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फील्ड इन द फील्ड बाय द विजुअल इंस्पेक्शन। कह रहा है जब हम देखते हैं सॉइल को तो देखकर हम पहचान लेते हैं कि सॉइल कैसी है। ऐसा एग्जामिनेशन कहलाता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो बेटा जो 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको तो आप देख ही नहीं सकते, और बेटा एक जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके पार्टिकल तो 75 माइक्रोन से छोटे ही होते हैं। तो आप सारी की सारी सॉइल को विजुअल आइडेंटिफिकेशन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप बेटा विजुअल इंस्पेक्शन से, विजुअल एग्जामिनेशन से उन्हीं सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर बोल रहा है फाइन ग्रेन्ड सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय द विजुअल इंस्पेक्शन एंड द टच। फिर बोल रहा है फाइन ग्रेन्ड सॉइल को आप विजुअल इंस्पेक्शन और टच से पता लगा सकते हैं। नहीं बेटा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल तो दिखती नहीं है ना, उसके पार्टिकल्स तो दिखते ही नहीं है हमें नेकेड आइज से, वो झुंड में भी होते हैं कोहेजन के कारण। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फील्ड बाय ए डायलेटेंसी टेस्ट। यस, बहुत सारे टेस्ट दें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही। फिर फोर्थ स्टेटमेंट, विजुअल इंस्पेक्शन से हम केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा सही है, चौथा सही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वेरी गुड। वेरी सून आई विल कवर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेक्चर्स, होपफुली आई विल स्टार्ट इन अप्रैल। मार्च में बच्चों का एसएससी का एग्जाम था, तो इसलिए मैंने पूरा जो मार्च लगाया वो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में लगाया, PYQs में लगाया, नए सवालों में लगाया, ताकि आपकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स हम बहुत जल्दी अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और जो भी बच्चे प्लस के स्टूडेंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा प्लस पे भी मैं कुछ पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को डिमांड किया कि सर प्लस पे पढ़ाना है, प्लस पे पढ़ाइए सर, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्लस पर भी मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट असर्शन और रीजन है बेटा। देखो असर्शन और रीजन में क्या होता है, अगर बेटा असर्शन भी ट्रू होता है और बेटा रीजन भी ट्रू होता है, और असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन होता है ए। अगर असर्शन ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ना असर्शन रीजन को और ना ही रीजन असर्शन को, तो उस केस में ऑप्शन होता है बी। इसी तरीके से अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन होता है बेटा सी, और अगर असर्शन फॉल्स है और आपका रीजन ट्रू है तो ऑप्शन होता है डी। फटाफट से बताइए सवाल क्या है, पढ़िए जरा ध्यान से। सवाल है सेमी लॉग प्लॉट, ए सेमी लॉग प्लॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल सैंपल। बिल्कुल बात सही है, एक ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम लोग एक सेमी लॉग प्लॉट में प्लॉट करते हैं। हम एक्स एक्सिस में तो साइज ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं लॉग स्केल पर, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम परसेंटेज फाइनल। नॉर्मल या अरिथमेटिक स्केल पर क्यों नहीं प्लॉट करते,
ताकि सारे के सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को हम लोग बेटा उस एक्सिस पर एकोमोडेट कर सकें, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स की जो रेंज है वो बेटा 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन तक है। मतलब जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा वेरिएशन को आप अरिथमेटिक स्केल पर प्लॉट कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम लोग उससे लॉग स्केल में प्लॉट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या, इन ए सेमी लॉग प्लॉट वाइड रेंज ऑफ ग्रेन साइज कैन बी प्लॉटेड। देखो मैंने रीजन जो बताया वही इसका रीजन भी है। क्या पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट आपका आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही इसी वजह से है क्योंकि बेटा दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करिए। चलिए सवाल को पढ़िए जरा ध्यान से, सवाल को पढ़िए। कह रहा है ऑन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इट इज फाउंड दैट D10 is equal to 0.3 mm and D60 is equal to 0.8 mm. The uniformity coefficient and coefficient of curvature is given by the particle size distribution curve. तो आपको बेटा D60 दे रखा है, D10 दे रखा है, आपको D30 की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो एक बार देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन से काम चल जाए। आपको D30 की वैल्यू दे रखी होती तभी तो CC निकालोगे। तो एक बार देखते हैं CU की वैल्यू निकालते हैं। तो CU की वैल्यू हो जाएगी D60 डिवाइडेड बाई D10। D60 है 0.8 mm और D10 है 0.3 mm। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2.67 आ जाएगी, लेकिन यहां पर तो दो ऑप्शन है बेटा, तो यानी कहीं ना कहीं इस सवाल में बेटा D30 आपका मिसिंग है। इस सवाल में आपका D30 आपका मिसिंग है। D30 आपको पता नहीं होगा तो आप CC की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका मिसिंग है, कुछ ना कुछ नहीं, D30 आपका मिसिंग है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। सवाल में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ए वेल ग्रेडेड सैंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शुड लाइज बिटवीन 1 and 3। ए सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट smaller than 4 should have a well graded should be well graded gravel। बताइए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 का ए बता रहे हैं, पढ़ते हैं। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई करनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इज सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन 4। कह रहा है किसी सॉइल का अगर CU स्मॉलर देन 4 है तो सॉइल को क्या वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहेंगे? नहीं बेटा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल तब कहेंगे जब CU की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। केवल और केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल और केवल वन स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 42 का ए नहीं होगा बेटा, 42 का होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल कैन बी टेकन एज 0। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 20। ठीक है, तो ग्रुप इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? द रेंज ऑफ ग्रुप इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 से 20 के बीच। जितना ग्रुप इंडेक्स अच्छा कम होता है उतनी सॉइल आपकी बेटा कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी होती है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 वुड बी ए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 44।
मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the given codes and select the correct answer using the code given below. तो फाइन सैंड, सिल्ट, पीट। तो बेटा पीट क्या है? पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है। मैंने आपको बताया था कि जब वाटर लॉक्ड कंडीशन में जब कोई वेजिटल मैटर होता है, जैसे स्वैम्प्स वगैरह होते हैं, तो जब ये वाटर लॉक्ड कंडीशंस में होते हैं तो बेटा इनको खूब पानी मिलता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण इनमें डिग्रेडेशन होता है। समय के साथ वो बेटा डिकम्पोज होते हैं और बेटा एक फाइबरस एग्रीगेट वाली सॉइल बनाते हैं। उसी फाइबरस एग्रीगेट वाली सॉइल को हम पीट बोलते हैं। तो सी का तो आपका 4 हो जाएगा। जैसे ही सी का 4 हुआ, आपने ऑप्शन देखे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो आंसर तो हो जाएगा। ठीक है। फाइन सैंड, फिर क्या बोल रहा है कि जो फाइन सैंड है वो फाइन सैंड क्या है? फाइन सैंड एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। सिल्ट क्या है आपकी? एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। तो बी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 44 का डी। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड मधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। मैच लिस्ट 1 द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड लिस्ट 2 द सॉइल प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फिर है वेल ग्रेडेड सैंड, फिर है आपका लो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिल्ट, फिर है आपका लो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्ले। बताइए इसका आंसर। बेटा वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब होती है? जब सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है। वेल ग्रेडेड सैंड कब होती है? जब बेटा जब आपकी सीयू की वैल्यू 6 से, मतलब ए की वैल्यू तो 2 हो गई और बी की वैल्यू 1 हो गई। तो ऑप्शन देखिए, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब दो ऑप्शंस हैं, एक है आपका लो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिल्ट और एक है आपका लो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्ले। यहां पर लो कॉम्प्रेसिबिलिटी के दो ऑप्शंस हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने लो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिल्ट में अगर आपने फोर्थ को मार दिया तो आपका जो सीएल बचेगा उसके लिए ऑप्शन बचेगा द सॉइल हैविंग लो प्लास्टिसिटी। लेकिन बेटा जो क्ले है उसकी प्लास्टिसिटी लो तो नहीं होती है। प्लास्टिसिटी लो किसकी होती है? प्लास्टिसिटी लो सिल्ट की होती है। तो यानी आपको बेटा इसके लिए ऑप्शन क्या मानना पड़ेगा? सी के लिए आपको लो प्लास्टिसिटी मानना पड़ेगा और डी के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? लो कॉम्प्रेसिबिलिटी मानना पड़ेगा। तो सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट आए ना तो फटाफट से अभी पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा, देखिए बहुत सारे बच्चे कोई डी बता रहा था, डी तो होगा ही नहीं बेटा, फिर आपने सी बताया तो होगा ही नहीं। सवाल में आपको समझना है कि अगर आपने लो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिल्ट पर सी का 4 लगा दिया तो बेटा लो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्ले के लिए आपको डी का 3 मिलेगा। लेकिन जो सीएल है वो लो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्ले तो है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम तो है, लेकिन भाई साहब उसकी प्लास्टिसिटी तो बेटा आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिल्ट। इसीलिए मैंने बेटा सी ऑप्शन पे मारा लो प्लास्टिसिटी, क्योंकि सिल्ट की प्लास्टिसिटी कम होती है और क्ले की प्लास्टिसिटी बेटा ज्यादा होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने सी का 3 मारा। क्लियर हुई बात? क्या समझ पा रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, बड़ा आसान सा सवाल है। कह रहा है इन कंपैरिजन टू द एटरबर्ग लिमिट्स ऑफ ए नॉर्मल सॉइल द एक्सपेंसिव सॉइल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है एटरबर्ग लिमिट्स ऑफ नॉर्मल सॉइल्स की तुलना में एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब महंगी सॉइल नहीं, जिसमें सॉइलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगा। तो बेटा सॉइलिंग और श्रिंकेज होने के लिए बेटा आईपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा सॉइलिंग होता है तो बेटा वो एडसॉर्ब लेयर बनाते हैं, तो बेटा आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो आईपी की वैल्यू, अगर कोई सॉइल एक्सपेंड कर रही है मतलब उसके अंदर सॉइलिंग बहुत हो रही है, मतलब उसके अंदर एडसॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा एडसॉर्ब लेयर बनाएगी उतना ही ओवन ड्राइंग में उसमें श्रिंकेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि यही एडसॉर्ब वाटर लेयर क्या होगी? आपकी इवेपोरेट हो जाएगी। तो यानी जो आपका
आपका जो एक्सपेंसिव सॉइल है उसके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और आईपी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब बेटा लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो एक्सपेंसिव सॉइल्स हैं उनकी लिक्विड लिमिट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से आईपी की वैल्यू को ज्यादा करना है, या तो लिक्विड लिमिट ज्यादा कर दो या प्लास्टिक लिमिट को कम कर दो। अगर आप डब्ल्यूपी को कम कर दोगे तब भी तो आईपी बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा, एडसॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता बढ़ेगी, एडसॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता बढ़ेगी तो सॉइलिंग बढ़ेगी, जितना ज्यादा सॉइलिंग होगी उतनी ज्यादा आपका श्रिंकेज हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है, लेस श्रिंकेज लिमिट। देखो श्रिंकेज का पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक इंडेक्स भी डिफाइन कर रखा है, दैट इज श्रिंकेज इंडेक्स। जितना ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स होगा सॉइल में श्रिंकेज भी उतना ज्यादा होगा। तो आपका श्रिंकेज अगर अगर श्रिंकेज लिमिट को देखें तो श्रिंकेज इंडेक्स आपका ज्यादा, तो श्रिंकेज लिमिट भी आपकी श्रिंकेज लिमिट आपकी ज्यादा होगी तो श्रिंकेज इंडेक्स कम होगा। तो इसका मतलब श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू जितनी कम होगी, बेटा डब्ल्यूपी को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो जितना बेटा श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कम होगी उतना श्रिंकेज इंडेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा। तो यानी श्रिंकेज लिमिट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीन स्टेटमेंट सही। और चौथा क्या है, मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को तो मैंने बताया था V2 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD। जितना बेटा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज्यादा होगा सॉइलिंग और श्रिंकेज भी उतनी ज्यादा होगी। तो सारे के सारे ऑप्शंस यहां पे सही हैं, तो ऑप्शन डी बता रहे हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, डी बता रहे हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा बेटा, सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन होगा आपका बेटा ए। क्लियर हुई बात, या बताइए जरा, बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई, बताओ जरा। ये बात क्लियर हुई कि आईपी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आईपी की वैल्यू ज्यादा होने के लिए लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी, प्लास्टिक लिमिट कम होगी। फिर बोल रहा है अगर आप श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो बेटा प्लास्टिक लिमिट को तो आपने फिक्स कर दिया, तो श्रिंकेज इंडेक्स के ज्यादा होने के लिए श्रिंकेज लिमिट का श्रिंकेज इंडेक्स के ज्यादा होने के लिए श्रिंकेज इंडेक्स का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और श्रिंकेज इंडेक्स ज्यादा कब होगा, जब श्रिंकेज लिमिट ज्यादा होगी तो श्रिंकेज इंडेक्स कम मिलेगा। श्रिंकेज लिमिट जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स मिलेगा, जितना ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा आपकी श्रिंकेज होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% of the particles are passing through 4.75 mm IS sieve. 40% of particles are passing through 75 micron sieve. Its uniformity coefficient is 8. Its uniformity coefficient is 8 and the coefficient of curvature is 2. As per the Indian standard classification, the soil is classified as. इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन से आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो समझिए जरा, आप जब भी ऐसा सवाल करें तो आप अपने सीव्स को जरूर बना लें। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर सीव्स बना लेता हूं। तो बेटा यहां पर आपकी जो सीव है वो 70, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो यहां पर सीव होगी 4.75 mm की, यहां जो सीव होगी वो होगी 75 माइक्रोन की, ये जो सीव है वो हो जाएगी आपकी 4.75 mm और ये सीव है आपकी बेटा 75 माइक्रोन। तो कह रहा है इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.7। तो यहां से बेटा 70% पार्टिकल्स क्या हो गए, पास हो गए। 70% पार्टिकल्स अगर पास हुए होंगे तो रोके कितने होंगे, 30%। अब 70% आ रहे थे, 40% पास हो गए। 70% आ रहे थे, 40% निकल गए, तो इसका मतलब रुके कितने होंगे, 30%। तो अगर हम कोर्सर फ्रैक्शन की बात करें तो कोर्सर फ्रैक्शन है आपका 60%। इसका मतलब सॉइल तो होगी आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल, लेकिन इस कोर्स ग्रेन सॉइल में 30% ग्रेवल है, 30% आपका सैंड है, ठीक है। फिर अब ऐसा केस आ जाएगा, फिर हम देखेंगे सीयू और सीसी। तो सीयू की वैल्यू बेटा 8 है, सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, मतलब सॉइल तो वेल ग्रेडेड होगी ही होगी। अब ये वेल ग्रेडेड सैंड होगी या वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी, इसका पता लगाते हैं कैसे,
कि भाई साहब जो सीयू की वैल्यू है वो 8 है, मतलब 8 है, तो और सीयू की वैल्यू बेटा सैंड के लिए ज्यादा होती है ना। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट हम लोग बेटा इसकी वैल्यू को बोल देंगे, ग्रेवल की वैल्यू सीयू के लिए कम होती है, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये बोल देंगे कि 47 का आंसर हो जाएगा वेल ग्रेडेड, 47 का आंसर हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड, दैट इज इक्वल टू सी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे सब लोग। तो सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस D10 D30 D60 वैल्यूज आर गिवन, सो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है। अब देखिए अगर आप साइज की बात देखें तो D10 सॉइल का ही तो साइज है, तो 0.3 mm सॉइल का जो साइज है, और ये साइज कहीं ना कहीं किसका होता है, ये साइज कहीं ना कहीं सैंड का होता है। तो सारी सॉइल तो सैंड दे रखी है। आप निकालेंगे सबसे पहले सीयू, तो सीयू क्या होता है बेटा आपका D60 डिवाइडेड बाई D10। तो आपको D60 कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.41 mm, और D10 कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.23। तो जब आप सीयू की वैल्यू निकालेंगे तो सीयू की वैल्यू हो जाएगी D10 और D60 सही लिखा है 0.41 डिवाइडेड बाई 0.23, तो वैल्यू आ गई आपकी 1.78। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सीयू की वैल्यू बेटा ना तो वेल ग्रेडेड सैंड के रेंज में लाई कर रही है। एक बार सीसी निकाल लेते हैं, सीसी इज इक्वल टू 330 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक भी वैल्यू उस रेंज को, उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सॉइल वेल ग्रेडेड हो जाएगी। तो हो गई वेल ग्रेडेड, फिर भी निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई D60, D60 है 0.41 और डिवाइडेड बाई D10 कितना है 0.23। तो ये वैल्यू आ जा रही है आपकी, देखो ये वैल्यू भी एक से कम ही आ रही है, ना तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसका आंसर हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड, दैट इज 48 का आंसर हो जाएगा बी। सीयू की वैल्यू कितनी आ रही है 1.77, या सही है, लेकिन सीयू की वैल्यू ना तो 4 से ज्यादा है ना 6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉइल कैसी हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड सैंड। आप पहली चीज को निकाल के ही आंसर मार सकते थे, क्योंकि समझ आ रही बात, क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ रहे हैं, सब क्लियर है, कोई भी डाउट हुआ करे तो फौरन पूछ लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving forward to the next question, if the proportion of soil passing through 75 micron is 50% and the liquid limit and plastic limit are 40% and 20% respectively, then the group index of the soil is, if the proportion of soil passing through 75 micron, तो 75 माइक्रोन से पास होने वाला प्रोपोर्शन कितना, 50%। मतलब जो कोर्सर फ्रैक्शन है वो भी कितना है बेटा 50%, और जो बेटा फाइनर फ्रैक्शन है वो भी कितना है बेटा, अच्छा इसमें तो ग्रुप इंडेक्स निकालना है, मतलब 75 माइक्रोन से पास होने वाले फ्रैक्शन को हम बोलते हैं बेटा एफ, और एफ दे रखा है आपको 50%। आपको लिक्विड लिमिट दे रखी है बेटा 40%, और आपको प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 20%। तो आपको ग्रुप इंडेक्स निकालना है। तो आपको पता है बेटा ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 0.005 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ बी डी। बेटा ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू एफ माइनस 35%,
बी क्या होता है बेटा, बी इज इक्वल टू एफ माइनस 15%। सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस 40%। और डी क्या होता है बेटा, आईपी माइनस 10%। तो एफ की वैल्यू 50 दे रखी है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15%। ठीक है, अगर 50 दे रखी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, 40 से कम है। ठीक है, लिक्विड लिमिट आपको दे रखी है 40, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका निकालेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना आएगा, 20, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10। तो अगर आपकी सी की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैल्यू आ गई 3, और बी इंटू डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 6.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 वुड बी बी। आज समझ आई क्या? ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे। इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में किस में रखते हैं, परसेंटेज में रखते हैं। इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 40 40 20 20, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 0 0 0। कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी नेगेटिव आ जाती है तो हम लोग उसे 0 रिपोर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट, a soil has a liquid limit of 45% and it lies above the A line when plotted on the plasticity chart. The group symbol of the soil is, तो ऊपर लाई कर रही है तो सॉइल होगी क्ले, इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी 35 और 50 के बीच में है तो नाम हो जाएगा आपका CI। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 50 का बी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 वुड बी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिफ्टी का बी बता रहे हैं, देखते हैं 50 का बी सही है। अब देखो 50 से एकदम 60 पे पहुंच गए, पता नहीं इसमें थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ हो गई है, तो अब आप अपना आंसर 60 से ही बताना, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है, एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। श्रिंकेज लिमिट पर क्या सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है? सही बात है। मॉन्ट मोइनलाइट क्ले आर नॉन एक्सपेंसिव। मॉन्ट मोइनलाइट मिनरल आपके एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मतलब जिन क्लेस के अंदर मॉन्ट मोइनलाइट मिनरल होता है वो ना तो सॉइल करते हैं ना श्रिंक करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। समझ पा रहे हैं क्या? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। वेरी गुड मधु, वेरी गुड राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। क्ले एक्सिबिट मोर हाइग्रोस्कोपिसिटी देन सैंड। क्ले एक्सिबिट हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉइल के अंदर एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसका पानी अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेना, उसी को हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं, और उस पानी को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। कह रहा है क्ले के अंदर ज्यादा हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है एज कंपेयर टू सैंड। ये बात बिल्कुल सही है, क्ले ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्सॉर्ब कर सकती है एज कंपेयर टू सैंड। उसका कारण यह है कि क्ले का स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, और साथ ही साथ क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो वो पानी के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने चारों तरफ एक एब्सॉर्ब वाटर लेयर बना लेती है, दैट इज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि हाँ क्ले की हाइग्रोस्कोपिटी ज्यादा होती है। दूसरा बात क्या है, क्ले आर कोलाइडल एंड कॉन्सिक्यूटिवली देयर स्पेसिफिक। मैंने बताया ना
कि भाई क्ले ज्यादा हाइग्रोस्कोपिटी क्यों होती है, क्योंकि क्ले ज्यादा पानी इसलिए एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और क्या पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, और पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों सही है, दोनों बेटा सही क्या है, दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 62। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स, कायोलिनाइट, मोंटमोइलाइट, इलाइट। What is the correct sequence in an increasing order of their plasticity index? तो आपसे ये बोल रहा है कि आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर की करेक्ट सीक्वेंस में आपको क्ले मिनरल्स को लगाना है। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसमें होगी, सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी बेटा आपकी मोंटमोइलाइट में, उसके बाद किसमें होगी, इलाइट में, और उस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले कम फिर और ज्यादा और ज्यादा। तो सबसे कम किसमें होगी, कायोलिनाइट में, उसके बाद किसमें होगी, इलाइट में, और सबसे ज्यादा बेटा जो प्लास्टिसिटी होगी वो किसमें होगी, मोंटमोइलाइट में। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछा। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल सही मधु मौर्य, बिल्कुल सही। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा सी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 63। The water content of the inorganic soil is determined by heating the soil in an oven at the temperature of 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है हम जो इनऑर्गेनिक सॉइल का जो वाटर कंटेंट निकालते हैं वो एक ऐसे टेम्परेचर पे निकालते हैं, दैट टेम्परेचर इज 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग द सॉइल इन ओवन, बिल्कुल बात सही है। पहला स्टेटमेंट तो पूरा ही सही है बेटा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, द फ्री वाटर, एड्सॉर्ब वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बाय हीटिंग एट 100। देखो फ्री वाटर रिमूव हो जाता है, एड्सॉर्ब वाटर रिमूव हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर कभी भी रिमूव नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। केवल पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। तो 63 का ए नहीं, ए नहीं बेटा। जब पहला सही होता है और दूसरा गलत होता है तो ऑप्शन क्या होता है, सी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट मिनरल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकेज एंड सॉइलिंग इन द ब्लैक कॉटन सॉइल इज। ब्लैक कॉटन सॉइल में सॉइलिंग और श्रिंकेज के लिए जो प्रीडोमिनेंट मिनरल होता है दैट इज नन अदर देन मोंटमोइलाइट मिनरल। मोंटमोइलाइट मिनरल की प्रेजेंस में एक ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत ज्यादा सॉइलिंग और बहुत ज्यादा श्रिंकेज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 64 का डी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64 इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए।
65 क्वेश्चन देखिए बेटा व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65? स्टेटमेंट नंबर 1, coarser the particles lesser is the optimum moisture content, the specific surface area of the coarser particle is less. कोर्सर द पार्टिकल्स लेसर इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सही बात है। अगर कोर्सर पार्टिकल्स होंगे तो उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेटा आपका कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनमें जब आप पानी डालकर कॉम्पैक्शन करेंगे तो वो जो कम पानी जो है ज्यादा एरिया को या सारे के सारे पार्टिकल्स को क्या कर देगा। जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेटा आपका कम है, एक यूनिट वॉल्यूम का सरफेस एरिया कम है, तो पानी को भी उस सरफेस को लुब्रिकेट करने के लिए कम पानी की जरूरत होगी, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू आपको कम मिलेगी। सही बात है। कह रहा था स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स इज लेस। यस, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और पहला स्टेटमेंट सही इसीलिए है क्योंकि बेटा सेकंड स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा 65 का ए। तो 65 का हो जाएगा ए। दोनों भी सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 करिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? फॉर ए गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉम्पैक्टिव एफर्ट। कह रहा है जैसे जैसे आप कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाते रहते हैं, क्या कर्व मेरा ऊपर की तरफ और बाईं की तरफ शिफ्ट होता रहता है? कह रहा अगर किसी गिवन सॉइल के लिए आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कह रहा गिवन सॉइल के लिए जैसे जैसे आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं तो ओएमसी की वैल्यू बेटा क्या इंक्रीज होती रहती है? ओएमसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, ओएमसी की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा गलत ही हो गया, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही ही होगा। हाइयर इज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट, हाइयर इज द ड्राई डेंसिटी एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट। ये बात तो सही है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 66 का पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? डी। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस सॉइल डिपोजिट has a void ratio of 1 if the void ratio is reduced by 0.6 by the compaction. If the void ratio is reduced by 0.6 by the compaction, the percentage volume loss. तो percentage volume loss आपको निकालना है। तो बेटा आप एक बात बताओ, आपको इनिशियल void ratio दे रखा है 1.0 और void ratio reduce कितना हो गया, मतलब फाइनली हो गया 0.6। तो कह रहा वॉल्यूम रिड्यूस कितना होगा? तो आप परसेंटेज वॉल्यूम रिड्यूस कैसे निकालते हैं? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो चेंज इन वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 20%। तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल है, रिसेंटली आया है, तो 67 का आंसर आ जाएगा। देखो कुछ लोग 40% बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 40 कैसे आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 40 कैसे आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 40 आएगा, राम ने भी बताया, मधु ने भी बताया 40। कैसे आ जाएगा 40? मुझे बताइए, एक्सप्लेन करिए। 20% आएगा। वेरी गुड। तो चेंज इन वॉइड रेशियो 1 माइनस 0.6, इनिशियल वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटे? 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 68।
द जीरो एयर कर्व इज नॉन लीनियर। जीरो एयर कर्व क्या बोल रहा है, जीरो एयर वॉइड लाइन या जीरो एयर कर्व नॉन लीनियर होता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। फिर बोल रहा है द ड्राई डेंसिटी एट 100% सेचुरेशन इज ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल निकालेंगे, दैट इज थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, या जीरो एयर वॉइड डेंसिटी निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो आप देख रहे हैं जो गामा डी है 100% सेचुरेशन में वॉइड रेशियो का एक नॉन लीनियर फंक्शन है, इसी वजह से जीरो एयर वॉइड कर्व या जीरो एयर वॉइड लाइन आपको लीनियर मिलती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो पहले स्टेटमेंट को दूसरा वाला एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 68 का ए। कोई बात नहीं, 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। समझ पा रहे हैं क्या? द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68 वुड बी ए। चलिए 68 का बी बता रहे हैं, मधु बी बता रहे हैं। देखो जीरो एयर वाइड लाइन एक नॉन लीनियर कर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा ड्राई, नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसका कारण यह है कि ड्राई डेंसिटी और वाइड रेशियो के बीच नॉन लीनियर फंक्शन होता है, इसी वजह से। तो यही रीजन मैंने बताया, और ये रीजन आपको सेकंड स्टेटमेंट में देख भी रखा है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ए हो जाएगा बेटा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए बेटा। सो 69 का बच्चे बता रहे हैं ए। पढ़ते हैं जरा 69, जरा पढ़ते हैं जरा ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉइलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इज लेस when the clay is compacted on the dry side of optimum। तो कह रहा है कि हम जब बेटा क्ले को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट करते हैं, तब हमें जो है सॉइलिंग जो है ज्यादा मिलती है और श्रिंकेज हमें कम मिलता है। तो एक बात बताइए, हमारी जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है वो बेटा ओएमसी पे कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर हैं, मतलब वाटर कम है, अभी क्ले के पास पानी को और एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, तो बेटा जब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर आप क्ले को बेटा क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, और उसको कॉम्पैक्ट करके छोड़ देंगे, तो उसकी टेंडेंसी बेटा कहां जाने की होगी, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की होगी, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी। पानी को एब्जॉर्ब करेगी, इसका मतलब सॉइलिंग क्या होगी, सॉइलिंग बेटा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर ग्रेटेड होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा श्रिंकेज की, तो श्रिंकेज होगा, तो श्रिंकेज अगर हम बात करें, तो अगर हम वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की बात करें, तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पे अगर किसी सॉइल को श्रिंक करोगे तो बेटा इतना पानी बेटा रिमूव होगा, लेकिन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे रिमूव करोगे तो इतना आपका श्रिंक करोगे, इतना ही पानी। तो मतलब श्रिंकेज तो कम होगा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर, लेकिन सॉइलिंग क्या होगी, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की तुलना में आपकी क्या होगी, सॉइलिंग कम होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्ले कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज स्ट्रेन। जब हम क्ले को बेटा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट करते हैं, तो क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो बेटा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर कैसा होता है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्ले का स्ट्रक्चर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे होता है फ्लोकुलेटेड।
है ना, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, all increase in the organic content of the clay soil causes an increase in optimum moisture content। कह रहा है कि अगर आप किसी क्लेई सॉइल के अंदर, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, फिर बोल रहा है अगर आप किसी क्लेई सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका ओएमसी बढ़ता है। यस, जब हम ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी बेटा बारीक है, बहुत छोटा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता है, उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ती है कहीं ना कहीं सॉइल की, लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो ओएमसी भी बढ़ता है। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बिल्कुल सही बताया, 69 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ए। द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। सवाल 70 क्या है, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70 है द प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट फॉर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ a certain soil gave the result as this and OMC this. The specific gravity of the clay grains is 2.66. What was the degree of saturation of the soil? तो आपको कॉम्पैक्शन टेस्ट में मैक्सिमम डेंसिटी दे रखी है, गामा डी मैक्सिमम दे रखा है आपको। तो कह रहा गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 1.77 ग्राम पर सीसी, और आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू दे रखी है 14.44%। तो आपसे ये बोल रहा है तो आपसे ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा। तो अगर मुझे वाटर कंटेंट तो दे ही रखा है यहां पर और जीएस भी दे रखा है, कहीं से अगर मुझे इस गामा डी मैक्सिमम पर वॉइड रेशियो मिल जाए, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जीएस लगा दूंगा। और वो कैसे मिलेगा, गामा डी मैक्सिमम पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं। गामा डी क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू जीएस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर अगर 1 प्लस ई निकालू तो जीएस की वैल्यू बेटा है कितनी, 2.66। गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप रखेंगे 1 और गामा डी की वैल्यू दे रखी है 1.77। तो सॉल्व करेंगे तो वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, 2.66 डिवाइडेड बाय 1.77 माइनस 1, तो वॉइड रेशियो की वैल्यू आ गई 0.502। अब आप इसी पर लगा दीजिए बेटा, इसी पर लगा दीजिए एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जीएस। तो एस आ जाएगा बेटा वाटर कंटेंट 0.1444 मल्टीप्लाइड बाय जीएस की वैल्यू है बेटा 2.66 और आपका जो वॉइड रेशियो है उसकी वैल्यू है 0.502। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे 0.1444 मल्टीप्लाइड बाय 2.66 मल्टीप्लाइड बाय 2.66 डिवाइडेड बाय 0.502। तो ये जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ रहा है एक बच्चे का सही आ रहा है 76.5%। वही ऑप्शन है 76.5 का मतलब आप लगा देंगे 77%। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी। यस, बिल्कुल सही बताया। किस बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने बताया भारती धनबाद दयानंद ने बताया। बेटर स्ट्रेंथ, देखिए बेटर स्ट्रेंथ जो आपको स्ट्रेंथ जो मिलती है वो बेटा फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर जिधर मिलता है उधर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बेटा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे स्ट्रेंथ तो ज्यादा मिलती है लेकिन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पर स्ट्रेंथ कम मिलती है। लेकिन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर अगर आप कॉम्पैक्शन करेंगे तो आपको ब्रिटल फेलियर मिलेगा। आपको जो सेटर आपका जो अगर आपने ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम के केस में अगर आपने अपनी बिल्डिंग को बना दिया तब उस केस में आपको कैसा फेलियर मिलेगा,
you will get a brittle failure. आपको कैसा फेलियर मिलेगा? ब्रिटल। इसीलिए हम उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करके वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में लेकर जाते हैं। वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में स्ट्रेंथ तो कम होती है, लेकिन आपका डक्टाइल फेलियर होता है सॉइल में। तो इसी वजह से हम लोग बेटा ये बोलते हैं कि ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है, लेकिन फेलियर आपका ब्रिटल होने के कारण हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच नेट फोर्स अट्रैक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए। Tell me the answer of question number 71. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द क्लेई सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज द प्लास्टिसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी प्लास्टिसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी प्लास्टिसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉइल के अंदर एड्सॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब सॉइल के अंदर सॉइलिंग और श्रिंकेज, मतलब आप पानी देते जा रहे हो तो वो पानी क्या करता जाएगा? एड्सॉर्ब करता जाएगा, एड्सॉर्ब करता जाएगा, एड्सॉर्ब करता जाएगा। तो ओएमसी की वैल्यू क्या इंक्रीज करेगी? जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पानी को एड्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब पानी को एब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ओएमसी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर ओएमसी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगी क्या? यस और नो? तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। कह रहा है इन क्लेई सॉइल में मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप प्लास्टिसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन द क्लेई सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू इंक्रीज एज द प्लास्टिसिटी इंक्रीज। गलत बात है। जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो ये इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। तो दो तो गलत हो गया। ऑप्शन देखिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आप ऐसे ही मार सकते हैं। हैवी क्लेस with high plasticity have minimum dry unit weight and high OMC। yes, हैवी क्लेस ऐसी क्लेस होती हैं जिनकी प्लास्टिसिटी बहुत हाई होती है, और जिनकी प्लास्टिसिटी हाई होगी उनकी एड्सॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता हाई होगी। एड्सॉर्ब लेयर बनाने की क्षमता ज्यादा होगी तो आप पानी डालेंगे तो वो पानी सॉलिड के चारों तरफ एड्सॉर्ब होता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ओएमसी बढ़ता जाएगा। क्या? ओएमसी बढ़ेगा तो गामा डी घटेगा। तो ये ऑप्शन 100% सही है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ पा रहे हैं क्या? वेरी गुड मधु मौर्य। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट से। भारती दयानंद डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, डी था उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, सवाल पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है इंक्रीज इन द शेयर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन द स्लोप स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन द सेटलमेंट, डिक्रीज इन द परमेबिलिटी, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट टू द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज करेक्ट। जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं, एक सॉइल इंप्रूवमेंट मेथड है, एक मैकेनिकल मेथड है जिसमें हम मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू सॉइल सॉलिड्स को पास लाकर सॉइल के वॉइड्स में से हवा निकाल देते हैं क्या, और उसी प्रोसेस को क्या कॉम्पैक्शन कहते हैं क्या, यस और नो। तो जब आप कॉम्पैक्शन करेंगे तो सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, स्लोप की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जो होने वाले सेटलमेंट से वो डिक्रीज हो जाएंगे और वॉइड पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, तो सॉइल की परमेबिलिटी भी घट जाएगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां पर आपके सही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेटलमेंट घट जाएंगे, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी भी आपकी घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। 73 का आंसर बताइए। सेवेंटी टू का डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। रोमन रिंग्स, बहुत दिनों बाद आए बेटा, कहां थे आप? रोमन रिंग्स कहां थे बेटा, बड़े दिनों के बाद आपने तशरीफ रखी अपनी। सी, पढ़ते जरा ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इन द लैबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। ओएमसी कब डिक्रीज होगा, जब आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाओगे, या तो कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाओ या फिर आप कोर्सर पार्टिकल्स को ऐड करो। देखो, अगर आप सॉइल के अंदर कोर्सर ग्रेन्स को ऐड करोगे तो सॉइल का ओवरऑल स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा, सतह वाला एरिया कम होगा। तो जब आप पानी डालोगे, उन सारे के सारे पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो क्या कम हो जाएगी। तो मतलब ओएमसी घट जाता है जब आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते हैं, और ओएमसी घट जाता है अगर आप सॉइल में कोर्सर ग्रेन्स डालते हैं। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी बट डिक्रीज इन कोर्सर ग्रेन। गलत बात है, विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड कोर्सर ग्रेन्स बोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 इज सी। बात समझ पा रहे हैं क्या? मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए। बेटा क्या ऐसे कुछ बच्चे तो नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि सिद्दीकी सर अपन अकेडमी पे नहीं पढ़ाते, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि सिद्दीकी सर कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं? क्या ऐसे आप में से ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि सिद्दीकी सर कहां पढ़ा रहे हैं? बताइए, क्या आप बताइए जरा, ऐसे तो बच्चे नहीं है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं कहां चले गए, जिस पुराने चैनल पे पढ़ाते थे तो अब उनकी क्लासेस नहीं आती हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को पता ही ना हो? जो भी बच्चे पुराने चैनल के हैं और वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो यहां पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74, सॉइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूसेस हायर इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। कह रहा है कि बताओ सॉइल को मैं कहां पर कॉम्पैक्ट करूं कि जो अगर आप ज्यादा कॉम्पैक्टिव एयर लगाओ तो इंक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में नहीं बोल रहा कि डेंसिटी कितनी बढ़ेगी, इंक्रीज इन डेंसिटी आपकी कब होगी। देखो जरा, अगर आपने कर्व को देखा हो ध्यान से, मैं आपको यहां कर्व बनाकर दिखा देता हूं। अगर आपने कॉम्पैक्शन कर्व्स को देखा हो तो वो कॉम्पैक्शन कर्व हमारे कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कॉम्पैक्शन कर्व देखे हो अलग अलग कॉम्पैक्शन एनर्जी पर, तो वो कॉम्पैक्शन कर्व हमारे कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखेंगे।
तो दिस इज बेसिकली ए कॉम्पेक्शन कर्व आई एम ड्रॉइंग बिटवीन गामा डी एंड मॉइस्चर कंटेंट। किस किस के बीच? यहां पर लिया मैंने गामा डी और यहां पर लिया, मैंने नहीं लिया, प्रॉक्टर साहब ने लिया। तो पहला कर्व, पहली कॉम्पेक्शन एनर्जी में कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द कॉम्पैक्ट कर्व वन फॉर द कॉम्पेक्शन एनर्जी वन। यस और नो? तो दिस इज ओएमसी, दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसके करस्पॉन्डिंग गामा डी। फिर जब दूसरा कर्व आप बनाएंगे ना, तो दूसरा कर्व कुछ आपको ऐसा मिलेगा। दूसरा कर्व कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप सेम देखें, अगर आप इवन एनर्जी पे देखें, अगर आप इवन एनर्जी पे देखें तो आपका इवन एनर्जी पर एक सॉइल का गामा डी इतना था। दोनों पर आपने सेम एनर्जी लगाई, तो इस केस में जो गामा डी में इंक्रीमेंट हुआ वो इतना हुआ क्या? और इस केस में जो गामा डी में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, वो थोड़ा सा हुआ। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कॉम्पैक्ट वाटर कंटेंट बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे कॉम्पैक्शन का प्रभाव कम होता रहता है। क्या इस साइड को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं? क्या इस साइड को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं? इस साइड को वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं? तो आप बताओ जरा, इंक्रीज इन गामा डी आपको कब मिल रहा है? आपको गामा डी में इंक्रीज कब ज्यादा मिलता है? जब आप सॉइल को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट करते हैं। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये जो इंटरसेप्ट है ना बेटा, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरसेप्ट की वैल्यू, मतलब इंक्रीज इन गामा डी आपकी कम होती जाएगी। 75 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट, इफ द कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज्ड, इट विल रिजल्ट इन। अगर आप कॉम्पैक्शन टेस्ट में, अगर आप कॉम्पैक्शन टेस्ट में कॉम्पैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? गामा डी बढ़ता है, ओएमसी घटता है। इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ओएमसी। ये बात सही है क्या? तो ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कि जब आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन ओएमसी आपका घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? पढ़िए जरा ध्यान से। फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, the weight of the rammer is 4 p is equal to 6 kg and fall of the rammer is this. The number of blows per layer and the number of layers required are respectively. तो देखो एक बात बताओ, जब आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करेंगे, हाँ जी, तो फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो वेट ऑफ रैमर कितना लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में? 2.495 केजी लेते हैं। लेकिन ये जो सवाल पूछ रहा है वो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का पूछ रहा है, तो वो वैल्यू होती है 2.6। तो बेटा यहां से ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन हो गया डी। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताया।
शशि, माई हेल्थ इज टोटली फाइन नाउ। सर कल एग्जाम में धुआं धुआं हो गया, 137 किए हैं क्या? हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बेटा। हाउ इज योर हेल्थ? मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसका आंसर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे बी। ये तो बेटा डायरेक्ट रिजल्ट है। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि जब आप स्टैंड पाइप में, ये स्टैंड पाइप है फॉलिंग हेड टेस्ट में, जब आप हेड को H1 से H2 गिराते हैं तो कह रहा है कि इन्हें फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है ना, द इक्वल टाइम इंटरवल आर नोटेड फॉर द ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम H1 टू H2। H1 से H2 गिराने में जो समय लगा वो उतना ही लगा जितना समय आपने H2 से H3 गिराया। तो बताइए आपका बेटा इन तीनों में रिलेशन क्या है? तो दोनों केसेस में परमेबिलिटी सेम होगी। बच्चों को डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है, जब बेटा H1 से H2 गिराओगे तो परमेबिलिटी क्या होगी? स्मॉल a अपॉन कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L अपॉन स्मॉल t लॉग ऑफ बेस E H1 डिवाइडेड बाई H2। और जब H2 से H3 गिराओगे तब भी परमेबिलिटी सेम होगी और समय भी सेम लग रहा है, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A कैपिटल L अपॉन स्मॉल t लॉग ऑफ बेस E H2 डिवाइडेड बाई H3। यस और नो? तो इससे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिलेगा H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई H3। तो यहां से आपको H2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर मिल जाएगा? H1 इंटू H3। H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू, तो H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। The right answer of question number 77 is B। 77 का आंसर हो जाएगा B। 76 नहीं है, 77 है बेटा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या बोल रहा है? इफ द सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ ए गिवन सॉइल इज 2 टन पर मीटर क्यूब एंड द टोटल स्ट्रेस एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सैचुरेटेड स्ट्रेटम एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर विल बी। तो ये कह रहा है कि एक सॉइल है जिसकी सैचुरेटेड इंटेंसिटी दे रखी है, टोटल स्ट्रेस निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा? टोटल स्ट्रेस कितना होगा इसके वेट के कारण? दैट इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 8.4। यस और नो? और आप अगर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? दैट इज गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 टन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा? दोनों को माइनस कर दीजिए, 4.4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द राइट आंसर वुड बी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। द राइट आंसर विल बी डी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ पढ़ लें। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 79। 78 का डी हो जाएगा। वेरी गुड भारती दयानंद। 70 ओके, डी हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए फटाफट से। कह रहा है यूनिफॉर्म सैंड स्ट्रेटम 2.5 मीटर थिक हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.62 and the natural void ratio of 0.62, the hydraulic head required to cause the quicksand condition in the stratum is। बताइए फटाफट से। कह रहा है आपको हाइड्रोलिक हेड निकालना है। तो बेटा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है जिस पर क्विकसैंड कंडीशन होती है? इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सैंपल इज इक्वल टू GS माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो यहां से आपको ICR इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सैंपल इज इक्वल टू GS माइनस 1, मतलब 2.62 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.62। तो यहां से क्रिटिकल हाइड्रोलिक डिफरेंस आ जाएगा कितना? लेंथ है आपकी बेटा 2.5